बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और आज के प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बताती चलूँ जी। आज प्रोग्राम के रनडाउन का कुछ हिस्सा हमारी एज़ यूजुअल शहर की अहम ख़बरें होंगी, जिसमें हम शहर की मवेशी मंडियों की सूरत हाल भी डिस्कस करेंगे, महंगाई की क्या सूरत हाल है वो भी डिस्कस करेंगे, और फिर ईद की आमद है, कारोबारी बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस हवाले से भी बात की जाएगी। साथ ही साथ आपको बताते चले कि हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक कल से जो ट्रेंड नज़र आ रहा है, अगर मैं बात करूँ ट्विटर की टॉप ट्रेंड हमें नज़र आया यूट्यूब की बंदिश के हवाले से, तो सभी लोग जो हैं इस पर अपना कमेंट करते नज़र आ रहे हैं। तो हम भी ज़रूर प्रोग्राम में आज इस पर गुफ्तगू करने वाले हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे अफसोसनाक वाक़यात भी हम सोशल मीडिया पर आजकल देख रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग तो परेशान हो जाते हैं, लेकिन नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। इन वाक़यात को सिर्फ़ और सिर्फ हम बुरा ही कह सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इनको दिखा सकते हैं, रजिस्टर्ड करा सकते हैं। ख़ात्मा कैसे मुमकिन है, कोशिश करेंगे इस पे भी हम बात कर सकें और इसके ख़ात्मे की तरफ जो है वो जा सके कि किस तरह से इस तरह के चीज़ें जो हैं उनको हमने अपने मुआशरे से एलिमिनेट करना है। तो ये सब चीज़ें आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आज की रेसिपी भी हमारी प्रोग्राम का हिस्सा बनेगी। सबसे पहले मौसम की सूरत हाल। वेदर अपडेट्स के लिए जुनेद के पास जाएंगे। जुनेद, बताइएगा महकमा मौसमियात की जानिब से क्या प्रेडिक्शन की जा रही है, मौसम कैसा रहेगा आज? अजी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो लाहौर शहर का मौसम आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान ज़ाहिर किया है। और अगर मतला अबर आलूद रहेगा तो महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो हल्की बारिश हो सकती है और हालिया बारिशों के बायस जो है वह दर्जा हरारत में भी मामूली कमी देखी गई है। और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत भी जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब 72%, जबकि शाम के वक्त जो है हवा में नमी का तनासब जो है वो 62% तक जो है वो रहने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वो मौसम जो है वो जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहने का इम्कान ज़ाहिर किया है। और आज हवाएं जो हैं वो 10 से 15 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से चलती रहेंगी, लेकिन नमी का तनासब ज़्यादा होने की वजह से जो है वो शहर में हब्स रहेगा, जिसको शहरी जो है वो महसूस कर सकेंगे। जी, तो आज तो वेदर अपडेट ये है कि नमी का तनासब ज़्यादा होगा, हब्स की शिद्दत में भी इजाफा होगा। तो हब्स जब होता है तो गर्मी में मज़ीद इजाफा हो जाता है। खैर, थैंक यू सो मच जुनैद, वेदर अपडेट्स आपने हमें बताई। आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ चलते हैं। लीड स्टोरी हमारे पास है जी, रेस्टोरेंट ईद के बाद खुल जाएंगे, 7 दिन 24 घंटे कारोबार की इजाज़त दी जाए, लाहौर चैम्बर की जानिब से मुतालिबा है। ये है हमारी टॉप स्टोरीज, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारी सीनियर रिपोर्टर उमर असलम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। उमर, ईद की आमद है, हर तरफ तैयारियां चल रही हैं और हम देख रहे हैं हर डिपार्टमेंट में, अगर वो रेस्टोरेंट मालिकान हैं, ताजिर हैं, सबके मुतालिबात भी शामिल होते चले जा रहे हैं। तो क्या आगे होता नज़र आ रहा है शहर में? एक बार फिर से हम देखेंगे क्या एहतजाज ही एहतजाज होने वाले हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जिस तरीके से अभी इस खबर के हवाले से अगर भी हम जो है इसकी मेन खबर लीड स्टोरी है हमारी सिटी 42 की, तो उसके मुताबिक जो है वो कल सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल की और लाहौर चैम्बर की मुलाकात हुई। बड़ी अहम मुलाकात थी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिस तरीके से उन लोगों ने अपना मौक़िफ़ रखा है कि कारोबार खोलने की इजाज़त दी जानी चाहिए। तो अना हम इस शहर लाहौर के रहने वाले हैं और ऑब्वियसली हम इन लोगों की तर्जुमानी भी करते हैं, जो लोग हमें आके अपने गुज़ारिशात बता रहे होते हैं या अपनी शिकायत या दुख या गम जो भी कह लें। ये तहफ़्फ़ुज़ात जो इनके हैं ये पहले दिन से हैं। फिर है ना, हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि जब शादी हॉल के बारे में बात करें, चले पहले रेस्टोरेंट्स के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पर सिर्फ मालकान नहीं है, आप ये भी देखें कि वहाँ पे मैनेजर है, पूरा स्टाफ है, पूरे एक जो है वहाँ पे स्टाफ मौजूद है, मैनेजर है, फिर वेटर्स हैं। कहीं ना कहीं गुजारा कर लेते हैं। वेटर्स का आपने जिक्र किया, फिर इसके साथ दिहाड़ीदार तबका होते हैं वहाँ पर। बिल्कुल, यानी अगर एक छोटा सा भी रेस्टोरेंट है तो उसके साथ कम से कम 10 से 20 लोग अटैच हैं। तो इस वक्त अगर हम यहाँ पर देखें कि
अगर वो 10 से 20 लोग अटैच है तो वो सिर्फ 20 लोग नहीं बल्कि 20 खानदान है। मल्टीप्लाई अगर 5 से 10 के साथ कर लिया जाए तो अब यहाँ पर हम देखते हैं तो कल सूबाई वजीर से जो मुलाकात हुई मियां असलम इकबाल, क्योंकि मियां असलम इकबाल बड़े अवामी नुमाइंदे बंदे भी हैं, वजीर बनने के बावजूद गलियों में भी रहते हैं, मोहल्लों में भी, और जानते हैं लोगों के मसाइल को। लेकिन अच्छा उमर, ये आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है, लेकिन पहले दिन से इनके तहफ़्फ़ुज़ात वहाँ के वहाँ हैं, उस पर नज़रसानी क्यों नहीं हुई? इसकी वजह मुझे बता दें। मैंने उनको देखा है बाहर लोगों के साथ गुफ्तगू करते हुए भी, वो चाहे ताजिर थे, जब ताजिरों के मसाइल चल रहे थे बाजार खुलने के हवाले से, फिर हमने मियां असलम इकबाल को खासा एक्टिव देखा, मार्केटें खुल गई तब खासा एक्टिव देखा, उन्होंने खुद मार्केटों में जाकर विजिट किया कि एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी तो नहीं की जा रही। लेकिन ये मामला जो है शादी हॉल्स मालिकान या रेस्टोरेंट मालिकान, इस पे गुफ्तगू के बाद भी, बातचीत के बाद भी हमें मसला हल होता नजर नहीं आया। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि जो कंसर्न मिनिस्टर हैं एक तरफ तो बड़े अवामी भी हों, लोगों से मिलना भी हो, दीगर उनका रवैया भी जो उनसे वो अवाम दोस्त है, लेकिन उसके बावजूद जो अहम इश्यूज़ हैं जिसके साथ हज़ारों नहीं लाखों लोग एक बड़ी तादाद होती है वो वाबस्ता हैं। हम रेस्टोरेंट्स के हवाले से ही अगर बात कर लें तो जिस तरह मियां असलम इकबाल ने कल जो खबर के मुताबिक कहा है कि ईद के बाद खोल दिए जाएंगे एसओपीज़ के साथ, और शादी पहले हम रेस्टोरेंट्स पे रहते हैं। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल इसलिए डिसीजन ठीक है कि अब इन्हें खोलना चाहिए, रेस्टोरेंट्स को ओपन कर देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ठीक है कोरोना एक बहुत बड़ी वबा है बल्कि, लेकिन आप ये भी तो देखें कि माशी तौर पे क्या हम अमीर मुल्क हैं, हमें ये चीज़ें भी तो देखकर चलनी है। और फिर इस वक्त अगर हम लोगों के हालात देखें तो हम गली मोहल्ले के रहने वाले खुद लोग हैं, हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि बड़े बड़े सफ़ेद पोश लोग जो हैं उनका हाथ जो है वो अब इस तरह हो गया। तो ये बड़े अफसोस की बात है। मेरे ख्याल में हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता है जिस कि लोगों को मुनासिब माहौल में रोजगार फराहम करना और साजगार माहौल बनाना। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप बाहर जाते हैं, विजिट करते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, आपका हर रोज का जो है विजिट होता है। मुझे सिर्फ ये बताइएगा, शादी हॉल मालिकान, रेस्टोरेंट मालिकान, इनकी बात एक ही है कि एसओपीज़ पर अगर अमल दरामद किया जाएगा हम खोल लेंगे, और ये इंश्योर भी कर रहे हैं। हम बाजारों के हालात भी देख रहे हैं, मार्केटों के हालात भी देख रहे हैं, जहां पर एसओपीज़ की बात तो की गई लेकिन अमल दरामद होता नजर नहीं आया। डू यू थिंक कि ये लोग एसओपीज़ पर अमल दरामद कर सकते हैं? अब यहाँ पर बात जो आ जाती है वो कसूर हमेशा जो होता है गवर्नमेंट का नहीं होता, कुछ मामलात में मेरा भी होता है, और जो लोग होते हैं शहरी उनका भी किरदार अहम होता है। वो भी हमें देखना चाहिए कि हम लोग बहैसियत शहरी अपनी जिम्मेदारी एहसन तरीके से निभा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर फिर वही बात करूँगा कि रेस्टोरेंट्स इसलिए खुलने चाहिए कि देखें लोगों का जब कारोबार बंद हो जाएगा, वहाँ पर वेटर है, वहाँ पर स्वीपर है, वहाँ पर मैनेजर है, और लोग अपना 4-4 महीने किराए की दुकानें है ना, किराए की दुकानें, किराया कैसे देंगे जनाब? किराए के पैसे नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, कृष्ण नगर, मुजंग, हाल रोड, मतलब मुख्तलिफ, अभी तो मैं आम जगह शादरा छोटे छोटे इलाकों की बात कर रहा हूँ। आपका बहुत भी ख्याल रखेगा, लिहाज रखेगा, 1-1.5 महीने का किराया पोश एरिया की तरफ अभी नहीं जा रहा, गुलबर्ग, MM आलम रोड और इस तरफ के लोगों के जब कारोबार अल्लाह ना करे, क्योंकि लोगों का कारोबार का पहिया चलना चाहिए, जब वो डैमेज होंगे, नुकसान होगा, तो वो अब जैसे इसी खबर में है ना, लोग कह रहे हैं कि हम मकरूज हो गए। मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है, उनका होटल है, तो मैं इसलिए इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कि मैं अक्सर उनके साथ बैठ के हम बैठे होते हैं तो इस टॉपिक पे अक्सर डिस्कशन हो रही होती है। तो आप यकीन करें उन्होंने भी वो ना चाहते हुए स्टाफ निकाल दिया। अब क्या करें ना, वो कहाँ जाएंगे? ये जब ऑप्शन कोई नहीं रह देखें, वो उसकी बात मैं आपको उसकी बताता हूँ कि उसका ये कहना था होटल मालिक का कि या कहता देखें वो रेस्टोरेंट है उसका, वो ये कहता है कि भाई मेरे खर्चा 4 लाख रुपए, जब मुझे मैं सेल ही नहीं कर रहा, मैं 1 महीने दे दूंगा, 2 महीने, तीसरे महीने तो मैं अपने बच्चों का पेट काट के अपने उनको नहीं दे सकता। तो अब वो मुलाजमीन को जब निकाला जाएगा तो फिर मुझे बताएं किसका नुकसान हो रहा है। खुदारा देखें, हमने आपकी बड़ी तारीफ भी की है मियां साहब, हम आपको बेहतर इंसान भी समझते हैं, आपका बड़ा एहतराम करते हैं, इन लोगों के मसाइल समझें। आप ये देखें कि जो 15 से 20 हज़ार रुपए में घर चलाता है, उसकी जब दिहाड़ी बंद हो जाएगी और बच्चे दूध के लिए बिलक रहे होंगे, रो रहे होंगे ना, वो क्या करेगा? उसके पास क्या ऑप्शन होगा? ये खुदारा ये सोचे, माशी बहरान बहुत हद तक सीरियस हो चुका है। लोगों की 1 करोड़ ये चीजें समझ से बाहर हैं। जब आपने मार्केटें खोल दी, आपने बाजार खोल दिए, तो सिर्फ यहाँ पर ही आपको आके कोरोना क्यों नजर आ रहा है? मैं आपको बताऊं कि 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा करने वालों ने लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। ये मैं बड़े वसूख से बात कह रहा हूं। आप किसी इंडस्ट्री में चले जाएं, वहां पर लोग अब बेरोजगार हो रहे हैं। खुदारा हम रिक्वेस्ट भी करते हैं आप लोगों के, हमने तो शुरू में इसलिए ही बेहतर अंदाज में आपसे के हवाले से बात की, तारीफ की कि आप रहम भी करें, कुछ दर्द मंदाना अंदाज में सोचें। मुझे पता है ना कि देखें
जब 15 से 20 हजार रुपए वाला बंदा बेरोजगार होता है, उसके 2 बच्चे या 3 बच्चे हो और वो दूध के लिए बिलक रहे हो, खाना उनके घर ना पक रहा हो, जब आपको ऐसी स्टेटमेंट सुनने को मिलती है ना कि माशी बहरान जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, दूसरी जानिब हुकूमती ओहदेदारान आपको ये कहते हैं कि आम आदमी का इस्तेसाल नहीं होने देंगे, ताजिरों के साथ हैं। देखिए बड़ी हो गई बातें ना, बड़ी हो गई, बस बहुत हो गया ना। 2 साल हो गए आप लोगों को बातें करते करते, कोरोना आ गया, चले ठीक है, आपने इकदाम किए, हुकूमत को इकदाम करने भी चाहिए थे, हम उसको भी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन बस करें ना कि ऐसे इकदाम करने चाहिए कि सेफ्टी मेजर्स के साथ, एसओपीज के साथ। अब मैं शादी हॉल्स की तरफ आना चाहूंगी। यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से आप सेफ्टी मेजर्स भी ले सकते हैं। अगर आपका हॉल 500 गैदरिंग का है, 200 का है, तो आप उसको हाफ करके डिस्टेंस रख के और फिर लिमिट रख दें। देखिए यहाँ पर तो आप एसओपी आराम से अमल दरामद एसओपी पे करा सकते हैं। शादी हॉल क्योंकि आप हम जाते भी रहते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, गार्डन टाउन हो चाहे गुलशन रावी हो, मुख्तलिफ हो, वहां पर आप देखें कि कई हॉल्स में और मार्कीज में जो कैपेसिटी है वो 500, 700, 800 की है। तो आप वहां पर एसओपी डिजाइन कर दें कि ये इतना डिफरेंस हो, इतना फासला एज कंपेयर टू मार्केट्स, बाजार, मुझे लगता है ये वो जगह है जहां पर आप यकीनी तौर पर एसओपी पर अमल दरामद करा सकते हैं। देखिए आप शहरी, मैं आपको एक और बात भी बताऊं है ना, शहरी जो उनसे हैं वो बड़े समझदार भी हैं और बड़े जिम्मेदार भी हैं, और मैं दोबारा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिम्मेदार शहरी हैं। लोगों को पता है कि अपने बच्चों की और दूसरों की एहतियात किस तरीके से करनी है। तो कोरोना अब जो है वो काफी 3 महीने हो चुके हैं, 3 महीने से जायद हो गए बल्कि। तो अब ये तो ना करे ना कि कोरोना की आड़ में लोग जो हैं वो भूख और इफलास से खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए ना। मैं सच बता रहा हूँ, लोगों के हालात इसी तरह है। आप किसी के साथ गुफ्तगू कर लें, आपको लोग अब डिप्रेशन में जाते हुए दिखाई देंगे, आपको लोग नफ्सियाती मरीज बनते हुए दिखाई देंगे। लोगों का एहसास करना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। 1 करोड़ नौकरी देने वालों का नारा और दावा लगाने वाले इस वक्त लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। लोगों को, हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि लोगों को मारना है या लोगों के लिए ऐसे इकदाम करने हैं जिससे कम उनको कोई बेहतर माहौल मिल सके, है ना। आपको मैं इलाकों के नाम बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आप बंद रोड पे चले जाएं, आप जो उनसे शुमाली लाहौर की तरफ चले जाएं, आप यहां से ठोकर न्याज बेग से आगे लोगों के चले जाएं, आप हालात जाकर देखें। वहां पर अगर आप आकर उसके बाद रात का खाना खा लें तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। इतने बुरे हालात हो चुके हैं लोगों के कि आपको बयान करना मुश्किल हो गया, और इन लोगों को पता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इन लोगों को पता है। लेकिन अगर आप लोग करोड़पति और एसी के कमरों में बैठकर फैसले करें तो आपको क्या एहसास होगा कि गर्मी में, शदीद गर्मी में, जहां पर बारिश के अंदर लोग जो है वो पकोड़े समोसों को एंजॉय कर रहे होते हैं, वहीं पर गरीब ये सोच रहा होता है कि मेरी छत इकबाल का जिक्र किया ना कि अवामी लीडर हैं, अवाम में जाते हैं, उनको देखते हैं, मिलते जुलते हैं। मुझे सिर्फ बता दें, अगर उसका कोई हल नहीं निकलेगा तो फिर अवाम को इसका फायदा क्या होगा? देखिए ये तो बड़ी ही अहम बात है कि हम जो लोग जिनके पास जिम्मेदारी होती है, चाहे वो यहाँ पर जिम्मेदारी हो, मीडिया की जिम्मेदारी हो, चाहे वो सियासत की हो, पुलिस की, किसी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी, अगर यहाँ पर ऐसे तरीके से, दुनिया बड़ी छोटी है, जिंदगी बड़ी छोटी है, जवाबदेह हैं हम। अगर यहाँ पर नहीं पूछ सकता कोई, आप इतने ताकतवर लोग हो गए कि आपसे कोई पूछ नहीं सकता, क्योंकि अगर आपसे कुछ ज्यादा पूछेंगे तो फौरन ही वो जो है इल्जामात की बौछार आ जाती है। ठीक है, तो आपसे नहीं पूछ सकता, अल्लाह के यहाँ पकड़। बिल्कुल जहन में रखें अना, मैं बार बार कह रहा हूँ, हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। मैंने इलाकों के नामों की निशानदेही की है। समनाबाद के करीब इलाकों में ऐसे जो हैं वो जो मतवस्त तबका रह रहा है, वो लोगों के घरों में फाके होना शुरू हो चुके हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो साबित कर दीजिएगा। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि बेहतर इंसान है, बेहतर वजीर है, खुदारा उन लोगों का एहसास करें। बिल्कुल, उन लोगों का एहसास करें। लोगों का एहसास नहीं करेंगे तो हुक्मरानों का जो कोरोना की आड़ में लोगों को माशी तौर पे ना मारे। आप यकीन करें, लिबर्टी, चले हम इन इलाकों की बात करें, लिबर्टी, क्योंकि हम गली मोहल्ले के लोग हैं, हमें तो पता है। हमसे मुझे मेरे मोबाइल में यहाँ पे उसके लड़के दोस्त के मैसेजेस सेव हैं। वो कहता है कि भाई बताएं, ईद पर मार्केट्स बंद होनी है, खुलनी है, कंफ्यूज है, हमने लेन देन का मामला करना है। रोज उसका मैसेज आ जाता है 4। इतना अच्छा खासा बिजनेसमैन था और अब वो कह रहा है कि मेरे पास अपने घर में खाने के लिए हर तरफ हालात है। उमर, हम ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे रेस्टोरेंट के हालात क्या हैं, शादी हॉल्स के हालात क्या हैं। दावे ये किए जाते थे नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन उसके बरक्स हो रहा है। यहाँ पर लोग अपनी नौकरियों से हाथ धोते चले जा रहे हैं, बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। उमर, एक और दावा सेहत में जो था वो कह रहे थे जी, इनकलाब लेकर आया जाएगा, बेहतरी आएगी,
गरीब को जो है तमाम तर सहूलियात मिलेंगी। अभी कुछ दिन पहले की हमारी खबर थी अद्वियात की कीमतों में इजाफा, कल की हमारी खबर थी टेस्टों की कीमतों में इजाफा, उसके लिए भी कमेटी तश्कील दी जा रही है। और अब माली बहरान इतना शदीद हो गया है कि जना अस्पताल में 9 मंजिला मेडिकल टावर का मंसूबा ड्रॉप कर दिया गया है। ये है सेहत की तरजीहात। मुख्तसर बात यह है कि एहसास बड़ी चीज़ होती है। जब इंसान के अंदर एहसास ना होना तो फिर आप जो मर्जी करते जाएं, जब ज़मीर ख़त्म हो जाए। आप हम अभी जब शादी हॉल मालकान के हवाले से, क्योंकि सारी बातें रिलेटेड ही हैं, इंटर रिलेटेड हैं, मैंने मेडिकल स्टोर के ऊपर अपनी आंखों के सामने एक रिक्शे वाले को देखा। जब इंसुलिन थी कुछ 600 की, तो उसे मेडिकल स्टोर वाले ने बताया कि जनाब 80 रुपये के 70 रुपये बढ़ गई है। वो अपने आप को पहले उसको बददुआएं देने लग गया, फिर अपने आप को बददुआएं देने लग गया कि मैं सारी दिहाड़ी लगा के कमाई है, अब मैं 80-90 रुपये कहाँ से जो बढ़ गई है। मैं आपको 1 साल पुरानी तकरीबन बात बता रहा हूँ। रोज़ाना की बुनियाद पे आप देखें हर 2-4 महीने के बाद जो है वो अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो जाता है। अद्वियात अब माहौल इस तरह का हो चुका है कि इतनी परेशानियां हैं, इतनी टेंशन हो चुकी हैं कि हर घर में जाएं, रोटी पके ना पके दवाई जरूर दवाई होती है, क्योंकि हर घर में ब्लड प्रेशर का मरीज, हर घर में डायबिटीज शुगर का। का। अल्लाह ताला सबको सेहत दे। लेकिन यहाँ पर अब देखें जुल्म कितना है, जुल्म कितना है कि अगर इस जुल्म के हवाले से आप आवाज़ को बुलंद करें तो आपके ऊपर हमारे ऊपर इल्ज़ामात भी पूरे लगते हैं कि जी हुकूमत के ऊपर सिर्फ तनकीद 2 साल हो गए। 2 साल गुजर जाने के बाद आप अंदाजा लगाएं, इस खबर पे ही आते हैं कि जिन्ना अस्पताल में 9 मंजिला मेडिकल टावर मंसूबा भी ड्रॉप कर दिया। अच्छा, हम इस खबर को डिस्कस कर रहे हैं। मुझे ये बताइएगा, ये जब कोरोना की वबा पे हमने देखा अस्पतालों पे प्रेशर बढ़ गया, तो वावेला ये था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का कि टीचिंग अस्पतालों का बेड़ा गर्क है, यहाँ पर इतने सालों से पैसे छोड़ नहीं देना, लगाए बस गए। बड़ी होगी कि हर वक्त आप यही कहते रहे। ये मंसूबा क्यों निकाला? आप हर वक्त यही कहते रहते हैं कि जी 30 साल उन्होंने हुकूमत की, शहबाज शरीफ ने 30 साल की, पीपल्स पार्टी ने 5 साल फेडरल में की, व्हाटएवर। ये माजी हो गई है, माजी हो गया है। आपने 2 साल में क्या किया है? मैं आपको अपना एक किस्सा बताता हूँ। म्यो हस्पताल में मेरी वालदा की तबीयत ख़राब हो गई, मैं इमीडिएटली उनको हम म्यो हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ पे उनकी सीरियस कंडीशन हो गई, तो शुगर की पेशेंट है, तो उनको शुगर चेक करनी थी। अब हालात क्या है कि डॉक्टर ने मुझे कहा कि स्ट्रिप नहीं है हमारे पास, आप बाहर से ले आएं। अब आप अंदाजा करें कि मैं अपनी वालदा को छोड़ के, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ जनाब। ये वो सिचुएशन होती है, आपको समझ नहीं आती, आप पेशेंट के पास जाएं, इधर-उधर मैं भागें। उसी वक्त इमीडिएटली भाग के गया और भाग के लेकर, अब यहाँ पे मैंने वहाँ पे डॉक्टर से पूछा कि क्या हालात हैं, तो डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि जनाब हमें अद्वियात का खुद समझ नहीं आता। मैं उस डॉक्टर का नाम नहीं ले सकता, उसकी वजह यह है कि फिर उसकी नौकरी को खतरा हो जाएगा, कि उस डॉक्टर ने कहा कि हर थोड़े अरसे बाद दवाइयाँ चेंज हो जाती हैं। तो जनाब आप कर क्या रहे हैं सेहत के शोबे में? आपने मजाक बना दिया। सेहत और तालीम आपकी तरजीह है। तालीम की तो अभी इस वक्त हमको डिस्कशन नहीं कर रहे, तालीम के साथ भी जो आप लोगों ने जुल्म किया है उसकी नाकाबिले बयान है। लेकिन सेहत के हवाले से अगर बात करें तो कहाँ पर है? वजीर सेहत ही के हवाले से अगर बात कर लें तो आप तो खुद डॉक्टर हैं, आपका तो थोड़ा सा सख्त कोई सवाल पूछ लें तो आप नाराज हो जाती हैं। देखें, जब कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो आपके ऊपर उसका सवालों के जवाब देना लाजमी है। चले सवालों के जवाब ना दें। मुझे सिर्फ ये बता दें, माजी की हुकूमत को इस चीज का जिम्मेदार ठहराया गया कि बड़ा झूठ है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुझे वो दौर माजी का वो दौर याद है, क्योंकि मैं रिपोर्टिंग करता हूं। चले एक ओवरव्यू जो बात की जाती है ना कि सड़कों पर पैसे लगा दिए, पुलों पे पैसे लगा दिए, अस्पतालों का बेड़ा गर्क कर दिया। अब मुझे ये बता दें, बिल्कुल ऐसे आपने कोरोना पेंडेमिक में देख लिया कि अस्पतालों के हालात क्या हैं, आपने देख लिया कि बेड्स नहीं है, और जब लोड ज्यादा हो जाता है तो लोगों को किस तरह से अकोमोडेट करना समझ से बाहर हो जाता है। इस तमाम तर सूरत हाल के बाद आप इस मंसूबे को ड्रॉप कर रहे हैं, आप क्या आवाम के लिए सोच रहे हैं, आप क्या अच्छा कर रहे हैं? देखिए, अभी फिर इनसे फिर जब बात की जाए, चलो उन्होंने तो सड़कों पुलों पे काम किया, उन्होंने कोई काम किया वो दिखाई भी दे रहा है, नजर भी आ रहा है, कोई मतलब उन पे अभी हम इसी तरीके से तनकीद करते थे, लेकिन चले वो सुन भी लेते थे, इस्लाह भी कर लेते थे। आप तो इस तनकीद सुनने की बजाय फौरन इल्जामात लगा देते हैं, ट्विटर पे हमारे खिलाफ ट्रेंड सेट कर देते हैं, चाहे वो सीनियर जर्नलिस्ट हो। आप लोगों की एक वतीरा बन गया कि जनाब आपने जैसी आपके कोई हक में बात करा तो ये सबसे अजीम है, आपके खिलाफ जैसे किसी ने बात की आपने फौरन। देखिए, क्या हम झूठ बोल रहे हैं? हम झूठ बोल रहे हैं, हम क्या झूठ बोल रहे हैं कि लोगों के घरों में फाके हो रहे हैं आपकी गलत पॉलिसियों के बायस? कि अगर कोरोना के वायरस के बायस आप लोगों ने रेस्टोरेंट्स बंद किए ही थे तो आप खोल दें। लेकिन उमर, एक चीज तो मैं बहुत वसूख से कहना चाहती हूँ, चले हम लोगों पर अगर पाबंदियां लगाई भी जाती हैं या हम लोगों को अगर लिमिटेड करने की कोशिश भी की जाती है, सोशल मीडिया पर अवाम का जो तूफान एकदम से आ जाता है ना। अच्छा, वो ये मखसूस मेरा अंदाजा है कि एक जो वो कहते हैं ना कि कुछ एमबीज की के हवाले से कि ये उनके जो है,
मैं फिर वो सख्त अल्फाज इस्तेमाल हो जाएंगे, लेकिन मैं फिर उस हवाले से यही कहूँगा कि कुछ प्रोपेगेंडा इतना है, इतना ज़्यादा है कि वो सोशल मीडिया पे आप जैसी कोई इनके हक में बात करें तो फ़ौरन उसको ट्रेंड सेट कर देंगे। मैं हैरान रह गया, एक बड़े सीनियर वहाँ पर थे जर्नलिस्ट, उनके खिलाफ भी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, परसों की बात है। तो मतलब एक बंदा पे को जुल्म का निशाना भी बनाते हैं, मतलब उस पर तनकीद भी करते हैं, चाहे वो कोई भी सीनियर जर्नलिस्ट हो। आप आप अब सेहत के शोबे पे दोबारा बात कर लेते हैं। क्या सेहत के शोबे में इनकलाब आया? सेहत के शोबे में लोगों को बुनियादी सेहत की सहूलियात मैं मिली? आपको बताऊं, बहुत सारी चीज़ों से ना हम लोगों को हमारी आंखें खुल गई हैं इस पेंडेमिक की वजह से ही। तो सेहत का शोबा हमारा जिस तरह बुरी तरह से कोलैप्स कर गया ना, भाई पता चल गया मुझे याद है, मुझे याद है ना, मुझे डेंगी आया 2010-11 की बात है, डेंगी आया और उस श्रीलंकन माहिरीन भी आगे और दीगर लोग भी, उन्होंने कहा ये लाखों जाने ले जाएगा लाहौर की। शहबाज शरीफ किसी गैर मुल्क की दौरे पे जा रहा था, इस तरह था, वो वहीं रुक गया। उसने मीटिंग बुला ली सुबह 6 बजे, फिर 9 बजे, 6 बजे से 8 बजे, और मैंने उनके मिनिस्टर्स को सुना, कहता यार की है, मैं मतलब सुबह सुबह बुला लेंदा। तो एक मैं मिनिस्टर का नाम, कुछ 3 MPs गए कि शहबाज साहब आप जल्दी बुला लेते, 7 बजे मीटिंग हमसे अफोर्ड नहीं होती। तो उन्होंने कहा अच्छा कल से तुम 6:30 बजे आओगे। वो अब उसके बाद ऐसा डर हो गया, फिर 12 बजे रिपोर्ट लेते थे, फिर 6 बजे, और फिर खुद निकलते थे। साद रफीक हो, अयाज सादिक हो, बड़े बड़े नून लीग के रहनुमा सड़कों पे, और फिर देखा कि शहबाज शरीफ ने डेंगू को कंट्रोल कर लिया। आपने कोरोना आया, आपने तो लोगों को बेरोजगार करना शुरू कर दिया। आपके पास डेंगी वाला रोल मॉडल मौजूद था। कोरोना वायरस के दौरान हुकूमती MPs नजर ही नहीं आए। इनफैक्ट कोरोना पे काबू पाया गया, नहीं पाया गया, लेकिन उसकी आड़ में बरी जिम्मा हो गए हर चीज का। आपने इनके जो हैं अपने लोग, वो ये कहते हैं कि इनकी जो नलायकी है वो छुप गई। बिल्कुल आप देखें ना लोगों को, ये तो इतने जालिम लोग हैं कि ये, फिर अब मैं सच बोलूंगा ज्यादा तो ना फिर आपके लिए भी वो होगा, लेकिन ये इतने जालिम लोग हैं कि ये तो लोगों को नौकरियों से फारिग करवा रहे हैं, 1 करोड़ नौकरियों का वादा करके। देखिए डेंगी का रोल मॉडल मौजूद था ना, 18 घंटे उन लोगों ने काम किया था, नून लीग वालों ने। आप शहबाज शरीफ ने किया था, अपनी टीम से कराया, आप भी करवा लें, कुछ करने का मौका नहीं है। खैर हम मजीद इस पे बात करते हैं ना, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और कोई अच्छी खबर मुझे नज़र नहीं आ रही। हर तरफ महंगाई है, हर तरफ माली बहरान है, और सोने की कीमत में भी इजाफा हो गया है। ऐसे में वो लोग ऑब्वियसली जिन्होंने शादियां रखी हुई हैं, या जो ऑब्वियसली आपको ज़रूरी कामों में तो होने भी वाली हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे कीमतों में जिस तरह से इजाफा हो रहा है। शहजाद खान ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच शहजाद। बताइएगा, गुज़श्ता 5-6 दिन से मुसलसल मतवातर सोने की कीमत में 700 रुपये 600 रुपये का इजाफा हम देख रहे हैं। तो ये इजाफा क्या इसी तरह से अब आगे बढ़ने वाला है? जी बिल्कुल, सोने की कीमतें मुकामी और बैन अवी मार्केटों और बाज़ारों में तसलसल के साथ बढ़ रही हैं। अगर एक हफ्ते की बात करें तो तकरीबन एक हफ्ते के दौरान 3000 रुपये तक का रिकॉर्ड इजाफा आलमी मार्केट में भी और मुकामी मार्केट में भी देखा गया। अगर हम आज की बात करते हैं तो आज जब सुबह होते ही सराफा मार्केटों और बाज़ारों में तजारती सरगर्मियों का आगाज़ हुआ तो सोना आज सुबह 700 रुपये फी तोला फिर महंगा हो गया, जिसके बाद अब खालिद 24 कैरात फी तोला सोने की जो नई कीमत देखी जा रही है वो 1,15,700 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। इस तरह अगर हम बात करें 22 कैरात फी तोला सोने की तो इसकी कीमत इस वक्त 1,06,058 रुपये तक जा पहुंची है। और इसके अलावा 21 कैरात फी तोला सोने की बात करें तो ये 1,01,237 रुपये का हो गया है। अब हम नजर डाल लेते हैं आलमी मार्केट में कि आलमी मार्केट में आज सुबह क्या रुझान है। आलमी मार्केट में आज $5 बढ़ने के बाद जो फी ऑन सोना है ये इसकी कीमत $1,870 देखी जा रही है। और इस हवाले से जो आलमी जो सोर्सेज हैं, आलमी मार्केट के जो हमारे सोर्सेज हैं वो हमें ये बताते हैं कि ये इस साल के आखिर तक $2,000 को टच करेगी। जिसका शहजाद आप तो हमें डरा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे आप तो हमें डरा रहे हैं। हम क्या अब सोना देखने तक इक्तफा रखेंगे जो हमारे सामने फुटेज चल रही है? दिखाने के पैसे तो नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे तो लग रहा है अब दिखाने के पैसे भी शुरू हो जाएंगे। शहजाद, ये जो कीमतों में मुसलसल इजाफा हर रोज हो रहा है, इसका कोई जवाब भी बताया जा रहा है कि क्यों ये इजाफा किया जा रहा है? जब लोगों की कुव्वत खरीद ही नहीं रहेगी, लोग खरीद ही नहीं सकेंगे, हर रोज इजाफा होता चला जाएगा, इसका फायदा क्या है फिर? आलमी मार्केट को इससे कोई कंसर्न नहीं है कि पाकिस्तान में कितने गरीब हैं और कितने अमीर लोग हैं। इसका एक अपना मैकेनिज्म है। वो मुकामी सतह पर भी मैं बताता हूँ आपको इसकी क्या वजूहात हैं और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी इसकी क्या वजूहात हैं उसके हवाले से भी आपको बताता हूँ। इंटरनेशनल मार्केट में आप देखें दुनिया भर की जो इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज हैं
तेल है और इसके अलावा जो दीगर तमाम शोबे हैं वो कोरोना की वजह से तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। कोई ऐसा शोबा नहीं है तिजारत का, सनत का, कि जिसमें हम कह रहे हों कि ये ग्रो कर रहा है। अगर आप तामीराती शोबा देखें तो वो भी डिक्लाइन का शिकार है। आलमी सतह पर ऑयल की जो कीमतें हैं वो भी बहुत नीचे आई। इसके अलावा जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें तो शदीद मंदी देखी जा रही है। ये बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से जो आलमी सतह पर सरमायाकार हैं वो किसी दीगर शोबों के अंदर सरमायाकारी को महफूज तस्वर नहीं कर रहे, ना तो वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पैसा लगा रहे हैं। उन्हें ये खतरा है कि उनका सरमाया डूब जाएगा। बिल्कुल में भी सरमाया लगाने से गुरेज कर रहे हैं। इसके अलावा हालात ही ऐसे ओवरऑल जा रहे हैं। थैंक यू सो मच शहजाद। फिर मेरे ख्याल से मैं आयशा को भी यही कहूंगी और मैं भी यही समझ लेती हूँ कि हम ना ही समझे यहाँ से सोचना भी, अब मेरे ख्याल से पैसे इसके भी हमें देने पड़ जाएंगे। उमर मेरे ख्याल से मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि हमने तो खरीदना है। आपने खरीदना है, शुक्र है। मैं तो मतलब अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के, लेकिन फिर भी ये बड़ा जुल्म है। ऑब्वियसली इन चीजों से महंगाई बढ़ती चली जाती है ना, आपका ओवरऑल इंपैक्ट जाता है। शहजाद एक जो इन्फॉर्मेशन दे रहा था उसमें कहता है कि तेल सस्ता हो रहा है, सोना महंगा हो रहा है। हमारे मुल्क में फिर जुल्म यहाँ पे क्या है? हम जब तेल सस्ता हो रहा था तो यहाँ पे तेल ही नहीं मिल रहा था, आपने सही पेट्रोल नहीं मिल रहा था। और जब पेट्रोल महंगा किया एक रात में 26 रुपए का उसी वक्त मिलना शुरू हो गया। तो फिर माफियाज की बात करते हैं। तो अब यहाँ पर इस वक्त अगर हम सूरत हाल देखें, एक शख्स हो, उसकी 2 या 3 बेटियां हो, हम तो बात करेंगे मतवस्त तबके की, हम उनकी तर्जुमानी करते हैं, हम उन लोगों से मिलते हैं। ये तो हमारा फर्ज ये बनता है। अब मुझे आप बताएं कि 2 या 3 तोले सोना भी देना हो इस दौर में, इस खबर को तो मैं इस तरह से वाइंड अप करना चाहूंगी कि अब ये लोग सोच भी नहीं सकते, मतवसत तबका, बिल्कुल हम लोग अब ये बिल्कुल भी सोच नहीं सकते हैं कि वो जो एक शादियों पे प्रॉपर हम तैयारी करते थे और गोल्ड जिस तरह से बनाया जाता है, ये सब चीजें हम किस्सा माजी रह गई हैं। आगे बढ़ेंगे। तनख्वाहों में फौरी इजाफा जो है बढ़ाने का मुतालबा किया जा रहा है। सालाना इंक्रीमेंट खत्म करने का मंसूबा नामंजूर, एप्का के मुजाहिरे। अब एप्का हम देख रहे हैं कि मुतालिबात के लिए सरापा एहतजाज है, मुज़ाकरात नहीं किए जा रहे और ये जो इंक्रीमेंट ख़त्म किया गया है ये उनका कहना है कि हमें मंजूर नहीं है। क्या कहेंगे उमर? देखिए ना, जब से डिस्कशंस कर रहे हैं महंगाई और फिर महंगाई, और हर खबर कोई ना किसी चाहे वो होटल रेस्टोरेंट्स की हो, इसी तरीके से ये खबर हो, अगली खबर भी महंगी नजर आ रही है जी, रोटी महंगी हो गई है, क्या करें? अब और उसके बाद फिर हमें कहा जाता है कि मुस्बत जर्नलिज्म भी करें। जनाब हम तो कहते हैं, हमने तो जितनी तारीफें आपकी कर दी हैं पहले शुरू में, जितनी मिनिस्टर साहब की थी वो इसीलिए की थी कि जनाब आप लोगों को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप काम करें, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे अनफॉर्चुनेटली। उमर इस पे आएंगे। अभी एप्का ये कह रही है कि हुकूमत ने अगर IMF की तजवीज को मंजूर किया तो सड़कों पर दमादम मस्त कलंदर होगा। एप्का हर साल ये एहतजाज करता है वैसे, मैं क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर, लेकिन इस वक्त ये ज्यादती है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में फौरी तौर पर इजाफा होना चाहिए। महंगाई देखें ना कितनी ज्यादा हो चुकी है, हर चीज की कीमत में होश शरबा इजाफा हो गया है। चलिए हम अगली खबर को इससे रिलेट कर ही लेते हैं। ये एप्का का एहतजाज जो है वो इस तरह से भी हमें जायज नजर आ रहा है कि आपका आटा महंगा, अब आपकी रोटी की कीमत जो है वो भी रोटी 7 रुपए महंगी नहीं होने दूंगा, मियां असलम इकबाल की जानिब से कहा गया। यानी वो कह रहे हैं कि महंगी नहीं होने देंगे, लेकिन अभी भी रोटी आपको महंगी मिल रही है क्योंकि आटा महंगा हो गया है। तो आपके जितने भी तंदूर मालिकान है वो भी ये कह रहे हैं कि सस्ती रोटी फरोख्त नहीं कर सकते। मैं एक बात बताऊं कि दावे, बातें, अल्फाज, घोरक धंधा बस कर देना चाहिए। उमर, ये आपको याद होगा कि मियां साहब ने ये भी कहा था कि नान और रोटी ज्यादा कीमत पर फरोख्त नहीं होने देंगे, इससे पहले भी ये बयान। अच्छा नहीं, मैं तो हुकूमत की बात कर रहा हूँ, मैं खाली एक मिनिस्टर के हवाले से बात नहीं करूंगा, मैं तो इस हुकूमत के हवाले से बात कर रहा हूँ। मैं ना आपको याद है कार्टून होता था एलिस इन वंडरलैंड? बिल्कुल, वो याद है बचपन में देखा करते थे। एक वो छोटी सी बच्ची होती है, वो तिलिस्माती दुनिया में चली जाती है। तो 22 साल पहले जो आप लोगों ने तिलिस्माती दुनिया का हमें बताया, दिखाया, हमने कई मकामात पर कहा भी कि PTI जो है तब्दीली लाना चाहती है, ये तब्दीली है। ये तब्दीली है कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं, ये तब्दीली है कि आम आदमी, गरीब आदमी जो है वो रोटी खाने से जो है वो अब मुश्किल में आ चुका है, लोग फाकों पे आ चुके हैं, सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज है, करप्शन की दास्तानें ज़दो आम हैं। उसके बाद ये तब्दीली है कि सोना महंगा हो रहा है, गरीब अब अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता, ये तब्दीली है। फिर आप देखें, ये तब्दीली है कि होटल में जो काम करने वाले मुलाजमीन हैं उनको नौकरियों से फारिग कर दिया गया सिर्फ आपकी गलत पॉलिसियों के बायस। ये तब्दीली है कि बड़े बड़े मार्केट ऑनर, दुकानदार वो डिफॉल्ट
डिफॉल्टर हो गए, किराया नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी कोरोना वायरस की जो पॉलिसी है उसके बायस कोई मुनासिब हिकमत अमली नहीं बन सकी कि होटल या दुकानें खुल सकें। हफ्ता इतवार को क्या कोरोना वायरस नहीं होता? मैं दुकानदारों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने फिरना गलियों मोहल्लों में, हमने उन्हीं लोगों की तर्जुमानी करनी है, हमने आप तक हुकूमत तक आवाज़ पहुँचानी है। वो ये लोग कहते हैं कि जब मुझे याद है कि जब आप मार्केट्स को क्लोज कर देंगे, मार्केट का एक टाइम मुकर्रर कर देंगे, बहुत कम कर देंगे, 7 बजे के बाद तो लोगों को छुट्टियां मिलती हैं जनाब, लोग छुट्टी उस वक्त तो घर आते हैं, तो 7 बजे से पहले कौन से कारोबार चलते हैं? आप हाल देखें इस वक्त ईचरे का, लिबर्टी का, मैं MM आलम रोड का, उसके बाद आप गुलबर्ग का, मैं पोश इलाकों की बात इसलिए अब कर रहा हूँ कि वहाँ पे बड़े बड़े दुकानदार जो करोड़पति नहीं अरब अरबपति हैं, वो बेचारे डिफॉल्टर हो रहे हैं, वो उन लोगों का कारोबार मुतासिर हो रहा है। और जब उन लोगों का कारोबार मुतासिर हो रहा है तो वो गरीब बंदे पर आ रहे हैं, वो अपना स्टाफ निकाल रहे हैं। 1 करोड़ नौकरियों का दावा करने वाले, देने वाले लाखों लोगों को आप लोग बेरोजगार कर चुके हैं, किया नहीं कर चुके हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो आपकी तो अपनी फैक्ट्री है, आपकी अपनी फैक्ट्री है ना, आपकी उसके आप देखें वहां पर क्या हालात हो चुके हैं। की वजह से लोग परेशान हो चुके हैं, लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। खुदारा रोटी का नवाला ना छीने, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है ना। चलिए हमने ये जो मियां साहब कह रहे हैं कि जी रोटी की कीमत में इजाफा नहीं होने देंगे, तो आई होप कि ऐसा हो, क्योंकि हालात हमने पहले भी देखे, दावे बहुत सारे किए गए लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो ये चीजें भी अगर महंगी हो गई तो वाकई 2 वक्त की रोटी भी आवाम से खाना मुश्किल हो जाएगा। अभी भी मुश्किल हो चुका है। मजीद हम अगली खबर शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अगली खबर की तरफ जाते हैं। अगली खबर हमारे पास है, पाबंदी नजरअंदाज, शहर में जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। दावा यह किया गया था कि जो मवेशी मंडियां लगाई गई हैं उसके अलावा कहीं पर भी जानवरों की खरीदो फरोख्त जो है वो नहीं होने दी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से यह दावा किया गया था। उमर, क्या कहेंगे आप? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि मैं कल इस्लामपुरा था तो मैंने देखा वहाँ पे हमेशा लगती है, और एक वो रवायात होती हैं। अब उस तरह की मंडी तो नहीं लगती, लेकिन हुकूमत की जानिब से अगर पाबंदी है तो उस पर अमल दरामद होना चाहिए। अभी हालात के पेश नजर हमें लगता है कि खुद हमें थोड़ी एहतियात भी करनी चाहिए। लेकिन पता नहीं, मेरी हो सकता है अगर जाहिरी बात है, अगर कानून है तो उस पर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। लेकिन ईद उल अजहा के करीब जो कुछ खूबसूरतियां होती हैं उनमें से ये है क्योंकि मेरी गली के बाहर वो खड़े होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि वो चले 2-4 बंदे वहां पर लेके खड़े हैं और वो ले रहे हैं, ये रोक नहीं सकते। आप किसी इलाके में भी चले जाएं, आप हरबंसपुरा चले जाएं, दरोगे वाला चले जाएं, कहीं ना कहीं आपको व्यापारी अगर चलते चलते दिखाई देंगे। तो पाबंदी है तो फिर अमल दरामद होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी देखता हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं ना, रिलेटेड होती हैं। ईद उल अज़हा आती है तो फिर बकरे भी आ रहे होते हैं, गाय भैंसें, और इस तरह वो हो रही है, बच्चे दौड़ा रहे हैं, पार्कों में लेके जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें उसकी रवायात होती हैं, कतलम्बा से फ़रोख्त होना शुरू हो जाता है। तो वो मतलब ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से अगर है तो बिल्कुल हम भी जानते हैं कि अभी जो हालात है उसके पेश नज़र मुझे लगता है कि इस चीज़ पे सख्ती भी होनी चाहिए, क्योंकि फिर अगेन हमारे लोगों का ताउन उस तरह से हमें नहीं देखने में आता। इसमें सबसे अहम बात ये है कि मैं हुकूमत में हम बहुत तनकीद भी करते हैं, मुस्बत अंदाज। हमारा तनकीद का मकसद होता है इस्लाह करना। जब महंगाई और उस तरह की बात हो हम जज्बाती भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं समझता हूँ कुछ शहरियों के अपने भी फ़राइज़ हैं। जैसे मैं अपनी ही बात कर रहा था कि मैं देखता हूँ कि मेरी गली के बाहर इस्लामपुरा में जो है वो खड़े होते हैं बकरे वाले, और रात को जो मर्जी कर लें, नहीं जाएंगे वो, आप जो मर्जी कर लें, लेकिन वो हुस्न एक उसकी खूबसूरती भी है। ईद उल अज़हा के करीब के आप जानवर खरीद रहे होते, लेकिन अब कोरोना वायरस है, तो इसलिए एहतियात करनी चाहिए कि अगर ये जानवर जो है सिर्फ मवेशी मंडी तक रहें तो बेहतर है। लेकिन इस पे अमल दरामद मुमकिन नहीं है, वैसे बहुत मुश्किल है। मैं अब इस चीज को माजी से भी रिलेट करना चाहूंगी। माजी में भी ये चीजें कहा जाता है कि पाबंदी है, शहर के अंदर फरोख्त की जाएगी, ये मुमकिन नहीं बनाया जा सकता। मैंने आपको अल्फाज क्या कहे, ये अल्फाज कहे कि कुछ रवायात होती है, कुछ खूबसूरती होती है। जैसे अगर ईद जब आता है, ईद जब आती है तो उसके साथ ही जो है कुछ उसकी रवायात होती हैं। जब छोटी रमज़ानुल मुबारक होता है तो उसमें इबादत कर रहे होते हैं हम। इस ईद की अगर बात करें, इस पे मुझे एक एतराज है, आप प्रॉपर एक तरीका बनाए ना। कुछ लोग जो हत्ते चढ़ जाते हैं उनको फाइन भी हो जाते हैं, उनको पुलिस भी लेके जा रही है, और कुछ लोग धड़ल्ले से बात दुरुस्त है। कोरोना वायरस की वजह से एहतियात भी करनी चाहिए, लेकिन ईद उल अज़हा भी करीब है तो मैं उसका भी, क्योंकि बड़े हार्ड हो गया है और हम बड़ी सख्त बातें भी करते रहे हुकूमत के वाले से, तो ये होते हैं ईद उल अज़हा पे ख़ुसूसन अंदरून की गलियां मोहल्लों में आप जाएं, देखें ना, पता नहीं आप समनाबाद और इस तरफ के इलाकों में भी बिल्कुल है, मुझे याद
तो आप देखें बच्चे होते हैं वो बड़े एक्साइटेड होते हैं, यानी वो आप सपोर्ट मेरा कर रहे मेरा हैं अपना कि बेटा यही था, मैं रौनकें कह हैं, रहा हूँ हाँ यही रौनकें हैं, ये होनी मैं चाहिए। कहता हूँ ये रौनक है। वो बच्चों को लेके बकरों के साथ और जो है उसके साथ उसको दौड़ा रहे होते हैं, उसको वो टुड मारना जो होता है वो बिल्कुल ऐसे, लेकिन मैं इसको ऐसे कह सकती हूँ कि इसमें हमें ताउन, पेरेंट्स को भी ताउन करना है, लोगों को भी ताउन करना है, बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच उमर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमने जानी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। इंतहाई अहम मामला जो कि कल से हम देख रहे हैं कि हर कोई सोशल मीडिया पर भी डिस्कस कर रहा है और हमें ट्विटर पर भी टॉप ट्रेंड नज़र आया, यूट्यूब की बंदिश का मामला। इस पर बहुत सारे लोग जो है अपना अपना तज्जिया भी पेश कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ बात यह है कि हर चीज़ का पॉजिटिव इस्तेमाल भी है, नेगेटिव इस्तेमाल भी है, डिपेंड हम पर करता है कि हमने उसका इस्तेमाल किस तरह से करना है। साथ ही साथ यहाँ पे मैं एक ये भी चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, पूरी दुनिया इस वक्त डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, डिजिटल हो रही है पूरी दुनिया। ऐसे में हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक चीज़ पर पाबंदी का जो है वो मामला सामने आ रहा है। ऐसे में तो फिर हम बहुत पीछे चले जाएंगे, ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो कसूर किसका है? हमारे अपने लोगों का भी है, कुछ हमें भी अपने रवैयों को तब्दील करना है, कुछ मामलात को बेहतर करना है। अब इन सब चीज़ों को किस तरह से मुमकिन बनाया जा सकता है? और दूसरी चीज़, अगर YouTube बंद होती है तो इसके नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है आप? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो क्या कमेंट करना चाहेंगे इस मामले पर? कल से हमने एक शोर शराबा देखा है। आप देखिए, मैं एक तरतीब से कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। अगर एक जहाज़ गिर जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम सारे जहाज़ों की फ्लाइटों को फॉर एवर बंद कर दें। बिल्कुल, हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं और ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, पायलट की गलती थी, उसकी सिविल एविएशन की गलती थी, मौसम की ख़राबी थी या कोई टेक्निकल फॉल्ट था, उसके बाद उसको दूर करते हैं और वहाँ से असूल ज़ाब्ते बना के आगे चल पड़ते हैं। अगर गाड़ियों के हादसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होते हैं, कवानीन होने के बावजूद मोटरसाइकिल एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा है, हज़ारों लोगों की जान चली जाती है, हम बैन नहीं लगाते, हम साथ ही साथ सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, पेनल्टीज डालते हैं, हम कह लीजिए कि फाइन डाल देते हैं चलान की शक्ल में, हम सख्ती कर देते हैं, पाबंदी कर देते हैं, कैमरास लगाते हैं, रेगुलेशन है उस पर पाबंदी, यानी रेगुलेटरी अथॉरिटी उसको फिर मैनेज करती है। इसी तरह आप अगर देखें तो सड़कों पे टायर पंचर हो जाते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं टायर होने नहीं चाहिए या सड़कें होनी नहीं चाहिए या कार होनी नहीं चाहिए, बल्कि हम सड़कों को और बेहतर बनाते हैं, गाड़ी के टायर की क्वालिटी इंप्रूव करते हैं और सारी दुनिया की प्रोग्रेस वो गलतियों को ठीक करके आगे चली है। आज का टीवी और जो किसी जमाने का जो टीवी था हमारा, जिसको हम पीटीवी कहते थे, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आप पीटीवी आज भी जाइए तो पीटीवी के जो हदूद अरबा है उसमें अगर फसल काश्त की जाए तो अच्छी खासी वो मतलब वो टींडे निकल आएंगे, गोभी निकल आएगी, इतना बड़ा हदूद अरबे में है। उसके मुकाबले में आज का एक चैनल जो है वो चंद कमरों पे होता है और उसकी ट्रांसमिशन पूरी दुनिया में जारी होती है। वो यूट्यूब पे कितना देखा जा रहा होता है, क्योंकि जमाना वक्त के साथ साथ बदला है और इम्प्रूव हुआ है। गुजारिश ये है कि आज के मॉडर्न कम्युनिकेशन के सोर्स में एक सोर्स जो है वो यूट्यूब है। ये इतना मॉडर्न कम्युनिकेशन का सोर्स है कि ये अगर मुस्बत देखा जाए तो यूनिवर्सिटियों से बढ़ के है, बिल्कुल, और अगर मनफी देखा जाए तो एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल, आपने ये डिपेंड करता है, बहुत जबरदस्त मिसाल दी है। ये डिपेंड करता है इस्तेमाल करने वाला कौन है, किस लिए इस्तेमाल कर रहा है और कैसे इस्तेमाल कर रहा है। इसके जरिए सिखाया जा सकता है, इसके जरिए पढ़ाया जा सकता है, इसके जरिए सीखा जा सकता है, इसके जरिए लर्न किया जा सकता है। और फिर ये कोविड-19 में तो हमने देखा कि कितना इसका इस्तेमाल किया गया, सिखाया भी गया और इससे पढ़ाया भी गया। अच्छा, जो दोनों चीजें हमारे मेरी ऑब्जर्वेशन है अना, क्योंकि मैं इस पे मौजूद हूँ और मेरा तो काम कह लीजिए रोज यूट्यूब के लिए और यूट्यूब के कंटेंट के लिए और वीडियोस के साथ है। हमारा जो व्यूड है या हमारा व्यूअर है या हमारा सब्सक्राइब है, वो तमाम पाकिस्तान में जितने यूट्यूब पे काम करने वाले हैं, कोविड में और इस सारे हालात में उनका वो ट्रैफिक बढ़ गई है। उसकी वजह लोग घरों पे हैं, उनके पास कम्युनिकेशन के जो सोर्स हैं उसमें सबसे अहम सोर्स लर्निंग का, सीखने का, देखने का, इवन एंटरटेनमेंट का वो यूट्यूब है। यूट्यूब पे आपने अगर अच्छा चैनल सब्सक्राइब किया, मैं कितने लोगों को जानता हूं जो खाना बनाना सीखते हैं। ऐसा मुमकिन है सुबह में आज कईयों ने अंडा बनाया हो और उसकी जो निकली तय है वो आलू वाली हो, टमाटर वाली हो, ऊपर अंडा लगा और उन्होंने यूट्यूब से सीखा हो और बड़े मजे से खाया और दाद वसूल की हो। यानी कि आप खाना बनाने से लेके नोट्स बनाने तक, सीखने तक, पढ़ने तक बेशुमार चीजों में यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर अब साथ ही साथ में देखते हैं कि बड़े लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। ये वाहिद आपके मुल्क का सोर्स है, उन सोर्सों में से है, कम सोर्सों में से, वाहिद तो नहीं मुझे कहना चाहिए था, उन सोर्सेज में से है
जिससे बाहर से रेवेन्यू पाकिस्तान में आता है। बिल्कुल आपने सही क्योंकि कहा, एड बिल्कुल चलता है और बाहर की कंपनी इसको रन कर रही होती हैं, तो वो जो एडसन चलता है उसकी वजह से इकोनॉमी आपकी बढ़ती है। यहाँ पर बड़े लोग खुद कफील होते हैं, फ्रीलांसर बनते हैं, उनका मुआश चलता है। बिल्कुल आपने फिर छोटे छोटे प्रोडक्शन हाउस बनने लग पड़े हैं। अब कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने पार्ट टाइम में या फुल टाइम में वो एक कैमरा लेके मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज को रिकॉर्ड करते हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, मुख्तलिफ तरह की रिपोर्टिंग करते हैं। कम से कम वो लोग जो कि इतना पढ़ लिख के इस वजह से परेशान थे, उनको नौकरी नहीं मिल रही, उनके लिए तो कुछ बेहतरी की उम्मीद थी ना। 100% ऐसी। अब उसके साथ साथ देखिए कि बड़ी तरह की रिपोर्टिंग ऐसी जिसे सिटी 42 शायद कवर नहीं कर सकता या कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवर नहीं कर सकता। आपके मोबाइल फोन ने सबसे बड़ा कमाल ये किया कि रिपोर्टिंग को हर जगह मुमकिन बना दिया। वो थर का रेगिस्तान है, वो मीरपुर थर है, वो कराची की बंदरगाह है, वो गवादर है, वो खैबर पख्तूनख्वा की बेल्ट है, वो बॉर्डर एरिया है, वो सियालकोट पसरूर है, वो कोई भी जगह है, वहां पर भी अगर एक वीडियो बनती है और एक चीज जो है वो हक या इंसाफ नहीं मिल रहा तो वहां से वायरल होके उसके बाद वो इंसाफ यकीनी हो जाता है। मैं आपको इस मुल्क का एक टॉप ट्रेंड चीज बताऊं, ज़ैनब का वाकया कितना बड़ा वाकया, दिलखराश वाकया, उसमें बहुत बड़ी ट्रेंडिंग और उसके इंसाफ को मुमकिन बनाने में सोशल मीडिया का रोल है। बिल्कुल आपने ऐसे कई वाकयात हैं जिसमें यूट्यूब का, फेसबुक का बड़ा अहम रोल है। अब आ जाते हैं कि खराबी कहां पर है। मैं इस तरफ ही आने वाली थी, खराबी ज्यादा है, ये तो मानना पड़ेगा हमें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, बिला जवाज इस्तेमाल कर रहे हैं, बगैर किसी मकसद के इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए कि खराबी वाले सारे वो लोग आ जाते हैं। मैं कुछ चीज़ें बड़ी अहम गिनवाना चाहूँगा, ये बल्कि हमारे तमाम जो यूट्यूब पे काम करें उनके लिए भी बातें बड़ी अहम है। देखिए, आप अगर मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं, ये जुल्म है, ये बेवफाई की इंतहा है कि आप अपने वतन, अपने मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं, ये तो आप सीधे सीधे गद्दार हो गए। नंबर 1। नंबर 2, आप इस मुल्क के जो अहम इदारे हैं उनके खिलाफ आप बात नहीं कर सकते। वो ताकत में हैं, वो इख्तियार में हैं, वो डिलीवर कर रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं, आप कोई राय दे सकते हैं लेकिन आप उन पे कोई ऐसा क्रिटिक नहीं कर सकते जो एथिकली। आप देखिए कि अगर आप वो एहतराम करना छोड़ देंगे, उन इदारों की अहमियत खत्म हो जाएगी। और मैं जाती तौर पे भी समझता हूं और बीइंगा मीडिया पे बैठे बात करूंगा कि हमें किसी को इजाजत नहीं देनी चाहिए कि वो हमारे तमाम मोहतरम इदारे, वो आर्मी है, वो आपकी अदलिया है, इवन वो देखिए हमारे उलमा हजरात हैं, और साथ ही साथ मीडिया है, वो तमाम के तमाम इदारे जो किसी न किसी शक्ल में मुल्क को सर्व कर रहे हैं, उसमें अच्छे बुरे लोग हो सकते हैं, लेकिन अब सबको कलेक्टिव गलत नहीं कह सकते। जो सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, गोली खा रहे हैं, आपका बच्चा अगर सरहद पे हो तो फिर आपकी रात की नींद आपको बताएगी किस कदर मुश्किल हो जाती है। इसी तरह जो लोग डिलीवर कर रहे हैं किसी भी शक्ल में, फोर्सेज हैं, इदारे हैं, हमें उनको वैल्यू देनी चाहिए क्योंकि ये मुल्क को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर हम इन्हीं के खिलाफ हो जाएंगे और इन्हीं के खिलाफ महाज आराई करेंगे तो फिर यकीनी बात है प्रॉब्लम्स होंगी। नेक्स्ट आ जाता है कोई एथिक्स और इखलाकियात के खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए। मॉरल्स जो हैं वो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, बेहयाई वाली बात नहीं होनी चाहिए। और अब ये जो पॉइंट आपने मेंशन किया है, मुझे सिर्फ ये बता दें कि मुझे तो हर तरफ, अगर अपार्ट ऑफ ये यूट्यूब, हमें टिकटॉक, दीगर इन चीज़ों पे हमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, तो मुआशरती बिगाड़ सबसे ज़्यादा इन्हीं वजह से बढ़ता चला जा रहा है। देखिए ना, फिर यहाँ पर फिर आपको फिर इफेक्ट जो नजर आ रहा है उसके काज पे जाके काम करनी चाहिए। बिल्कुल, हमें मानना पड़ेगा कि हमने कौम की इखलाकी तरबियत नहीं की। हमें मानना पड़ेगा कि जिसको हम तालीम समझ बैठे हैं वो रट्टा है। हमें मानना पड़ेगा जो डिग्री हम दे रहे हैं वो कागज के चंद पुर्जे हैं जो कई लाख खर्च करके मिलते हैं लेकिन काबिलियत कोई पैदा नहीं होती। हमें मानना पड़ेगा कि शऊर के लिहाज से इंतखाब की ताकत जो है वो इस कौम के पास नहीं है। हमें मानना पड़ेगा कि ये कौम बदकिस्मती से अपनी जुगी जला के तमाशा लगाने वाली है। ये बजाय को अच्छी न्यूज़ सुने, खैर की खबर सुने, खैर की बात करे, ये उसकी बजाय ये 86 आंखों वाली मक्खी बन चुकी है जो हमेशा गन पे बैठती है। तो कौम साजी करना ज्यादा जरूरी है, ना कि हम इन चीजों को बैन लगाएं। कासिम अली शाह साहब, एक कम इल्मी जो है हमें हर तरफ नजर आ रही है और उसका नुकसान बहुत ज्यादा। हमने कोविड-19 की मैं आपको मिसाल दे देती हूँ, मतलब लोगों को आपने इस कदर गुमराह किया कि आप बड़े वसूख से आके चीजें बताना शुरू हो गए। आप तमाम सोशल मीडिया पर हमने देखा, फेसबुक पे, ट्विटर पे लोग आकर बता रहे हैं इसकी ये दवाई है, ये हल है, ये आप चीज कर लें। अब ये चीजें भी तो हौसला शिकनी करनी है ना। अगर आपकी रेगुलरिटी, अथॉरिटीज इंप्रूव नहीं होती तो ये मसला कभी हल नहीं होगा। ये मसला हल नहीं होगा। मैं मिसाल आपको देता हूँ, जो गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको अगर प्लेंटी होती है ना
तो सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन खतरे में कौन है? खतरे में आप, मैं इस वक्त स्क्रीन पे हैं। बिल्कुल। एक जुमला आप गलत नहीं बोल सकती, कल आप बैन हो जाएंगी पैमरा की तरफ से। एक जुमला मैं गलत नहीं बोल सकता, मुझे चैनल बैन करेगा या मुझे पैमरा बैन कर देगा, क्योंकि रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो हद लगा देती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास सोशल मीडिया और तमाम यूट्यूब, फेसबुक, तमाम चीजों के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज मजबूत नहीं है। उनके पास उतनी फोर्स नहीं है, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। सो नतीजा क्या है? इवन FIA की मिसाल ले लें, सबसे बड़ा आपका जो इदारा है इन सब चीजों को काउंटर करने के लिए FIA इदारे की लिमिट्स हैं, उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। जिस तरह हमारी कहीं 80s 90s में पुलिस की हालत थी, उतने थाने नहीं थे, उतनी चौकियां नहीं थी, उतनी फोर्स नहीं थी, उस तरह की जीबें नहीं थी, उस तरह की कारें नहीं थी। आज इंप्रूव हुआ, आपकी डॉल्फिन आई, आपकी PRU आई, आपके थाने बढ़े, आपके उसके बाद सब डिवीजन ऑफिस बढ़े हुए, सब जगह सिस्टम इंप्रूव हुआ, तो आपकी पुलिस और इन्वेस्टिगेशन और मॉनिटर करना शहर को आसान हो गया। इसी तरह बनता ये है, सोल्यूशन ये बनता है कि जो लोग गलत कर रहे हैं उनको प्लेंटी होनी चाहिए, आपको उनको बंद करना चाहिए, उन चैनल्स को बंद करवाना चाहिए। जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का चैनल बंद हो जाता है, इस तरह यूट्यूब का चैनल बंद हो सकता है। आप उस पे हद लगा सकते हैं, बिल्कुल, अगर आप उस स्पेसिफिक को बंद। और फिर जब हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं तो हम इन ऑप्शंस पे क्यों नहीं जा रहे? बंदिश का मामला क्यों हमें सामने नजर आ रहा है? हम इसमें मजीद गुफ्तगू करते हैं ना, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कासिम अली शाह साहब, बंद होना, बैन लगना, ना लगना एक अलहदा सवाल है। मुझे सिर्फ ये बता दें, हमने अब हल तलाश करना है। बहुत सारी चीज़ें आपने मेंशन कर दी। अब वो लोग जो कि यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं, मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं, अब उनको किस तरह से अपने आप को देखना है, कंटेंट को देखना है, वो चीज़ें जो लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ऑब्वियसली जिम्मेदारी बढ़ जाती है ना अब आपकी। अब देखिए यहाँ पर अगेन हमें देखना पड़ेगा, पूरी हमारी स्टेट की रिएक्टिव अप्रोच होती है। हम रिएक्ट करते हैं रिस्पांस करने की बजाय, हमें रिस्पांस करना चाहिए, हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और दूसरा, थोड़ा प्रोएक्टिव होना चाहिए, चीजें पहले से सोचनी चाहिए। यानी चीज आती है, हादसे होते हैं, उसके बाद हम एक प्रोएक्टिव अप्रोच की बजाय रिएक्टिव अप्रोच पे जाते हैं। आप मुल्क की तारीख का बदतरीन जो वाकया है, वो वाकया APS के स्कूल का वाकया, आप वाकया निकाल के देख लीजिए। उसके बाद हर स्कूल के बाहर आपको गार्ड, तारे और सारी चीजें करनी पड़ी। पहले क्यों नहीं हुई? क्या आप दहशतगर्दी की जंग APS के वाकये से शुरू कर रहे हैं? वो जंग तो उससे 10-15 साल पहले शुरू हो चुकी थी। जब इतनी बड़ी जंग आप शुरू कर रहे हैं और आप उम्मीद करें कि आपका दुश्मन रहम खाएगा, वो कभी रहम नहीं खाएगा। इसी तरह ये जो मामला है, इसको थोड़ा सा आप प्रोएक्टिव होकर सोचें। आप, अच्छा ये भी आपको एक चैलेंज बताऊं, हमारे मुल्क में अमूमन कानून और हद लगाने वाले तमाम लोग उतना मॉडर्न मीडियम्स को नहीं जानते जितना आज के यंगस्टर्स जानते हैं। सही कहा ये बड़ा चैलेंज है। आपको बताऊं, साइबर के जितने कवानीन है उसमें अभी अपग्रेडेशन की बड़ी जरूरत है। अभी कई सिचुएशंस बनी नहीं है जिनको एड्रेस किया जा सकता है। वो सिचुएशन बनेगी, फिर उनके मुताबिक कानून बनेंगे। अल्लाह ना करे किसी को एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है साइबर के हवाले से, तो सम टाइम जब उस पर हद लगती है तो वो किसी रेफरेंस में लगती है कि फलाना केस था, इस जस्टिस ने इसको हवाला बना के ये कहा था, तो हम इसको हवाला बना के कानून बना रहे हैं। यानी किसी जस्टिस के पिछले फैसले को हम कानून बना के, कानून समझ के कानून बना रहे होते हैं, रेफरेंस में कर रहे होते हैं। तो क्यों ना हम अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटीज को मजबूत करें। आपके मुल्क में शदीद जरूरत है सोशल मीडिया की मजबूत किस्म की रेगुलेटरी अथॉरिटीज होनी चाहिए, जो कवानीन बने और वो कवानीन सबके सबको क्लियर पहले मानना पड़े। जो कोई भी सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करे, जब कवानीन होंगे उनको पता होगा कि पकड़ हो जाएगी, ऑब्वियसली सब एहतियात करेंगे। अब देखिए, साथ ही साथ में इन लोगों की तरबियत की बड़ी जरूरत है। खुशकिस्मती देखिए कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें पूरा एक मीडियम है, कोई एकदम एंकर नहीं आता। आप देखें, कोई एकदम एनालिस्ट नहीं आता। आप मुझे एकदम नहीं बुला रहे, इस एकदम के पीछे जो आज नजर आ रहा है, पीछे 20-22 साल की मेहनत मेरी होगी। बिल्कुल सही। आप यहाँ पर मौजूद, मैं हमेशा कहता हूँ कई साल आपको होगी। बिल्कुल ऐसे इस तरह आपका एक पूरा एक्सपीरियंस बन चुका है। तो आने वाले जूनियर के लिए आप मुर्शद हैं, आप उस्ताद हैं। बदकिस्मती ये है कि सोशल मीडिया पे मेंटोर्स नहीं है, उस तरह गाइड करने वाले नहीं है। ये नए आने वाले बच्चे जो हैं, मैंने देखा है समटाइम को मेरे सामने आके क्वेश्चन करता है, मैं उसे क्रॉस क्वेश्चन करूँ, यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ, उनके हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं, उनके पसीने छूट जाते हैं, उनसे सवाल नहीं होता। उसकी वजह कि वो प्रिपेयर नहीं है, ना वो कॉन्सेप्चुअली प्रिपेयर है, ना वो स्किल्स में प्रिपेयर है, ना उनका कोई अकीदा क्लियर है, ना उनको मुल्की मफादात का पता है, ना उनको दुश्मन की पहचान है। और आप अगली बात भी देख लीजिए, आप इस वक्त 5th जनरेशन वॉर में एंटर हो चुके। बिल्कुल आपने सही आपकी जंग जो है वो ज़हन और नजरियात की जंग है। आपकी जंग जो है वो आपको अब मीडिया पे बैठ के लड़नी पड़ रही है। आपकी जंग आपको सोशल मीडिया पे लड़नी पड़ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। कासिम अली शाह साहब, ब्रेक का मुझे बार बार कहा जा रहा है, छोटा सा मैसेज आप देना चाहें। अच्छा जी, मेरा सबसे अहम मैसेज ये है, खुदारा यूट्यूब चैनल आप चला रहे हैं, आप यूट्यूब चैनल को चलाइए,
लेकिन ये देखिए कि आपका चैनल मुल्क को मजबूत करे, किसी को रास्ता दे, किसी को खैर दे। सिर्फ उससे कुछ चंद पैसे कमा लेना, अपनी बोटी के लिए बकरा जबा कर देना, ये जुल्म है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब ये सब कुछ होगा तो इस तरह के ये जो बंदिश के बैन के मामलात हम देख रहे हैं, ये हमारे सामने कभी नहीं आएंगे। अपनी जिम्मेदारी को समझें ताकि आप इस तरह के ये जो हमारे सामने हर रोज़ कोई ना कोई खबर आती है कि आज यूट्यूब, फिर इसके बाद हमने देखा कि टिकटॉक पर बंदिश का मामला, तो ये सब चीज़ें खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी जब हम अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, जैसे जैसे जिद्दत आती जा रही है, इस जिद्दत के नाम पर बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी जो हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। जिद्दत के नाम पर हमने ये देखा कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल हुआ, जिसको हमने डिस्कस कर लिया, उसको किस तरह से हमने रोकना है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन जिद्दत के नाम पर रवैयों में तब्दीली क्यों आना शुरू हुई? जिद्दत के नाम पर आपके बच्चे क्यों नाफरमान होना शुरू हो गए हैं? ये सब अगर जिद्दत के नाम पर होना शुरू हुआ है तो इससे मुआशरती बिगाड़ बढ़ता चला जाएगा। आपको मैं बताती चलूँ कि ये सब चीज़ें जिद्दत के अंडर नहीं आती हैं। जो चीज़ें मुआशरती बिगाड़ पैदा कर रही हैं, माहौल को ख़राब कर रही हैं, घरों में बड़ों की जो एक वैल्यू होनी चाहिए उसको ख़राब कर रही हैं, ऑब्वियसली उसके नुकसानात जो हैं वो आगे चल के बहुत ज़्यादा बुरे आते हैं। ऐसा आखिर क्यों है? क्यों हमारे बच्चे जो जदीद तालीम हासिल करते जा रहे हैं, जदीद गैजेट्स उनके पास हैं, उसके बावजूद वो नाफरमान होते चले जा रहे हैं? वजह क्या है? तरबियत इसका जो है बड़ी वजह है, घर का माहौल इसकी बड़ी वजह है। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात डॉक्टर ताहिरा रुबाब, इन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये जो जिद्दत के नाम पर, मॉडर्न होने के नाम पर हम देख रहे हैं कि बदतमीज़ी जिसको मैं कहूँगी वो बढ़ती चली जा रही है हमारी नौजवान नस्ल में। आगे से बात सुने बगैर जवाब देना और इसको ये समझ लेना कि जी हमारा बच्चा बहुत अच्छा बोलने लग गया, ये सब चीज़ें आगे जाकर आपको कहीं ना कहीं बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं। क्या कहेंगी, क्यों ये चीज़ें बढ़ रही हैं? बेसिकली एक जो बात हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि बाउंड्रीज़ जो होती हैं ना, वो इन एनी केस बहुत ज़रूरी होती हैं। यानी बच्चे की क्या बाउंड्रीज़ हैं, पेरेंट्स की क्या बाउंड्रीज़ हैं, और घर में रहने वाले हर इंडिविजुअल की क्या बाउंड्रीज़ हैं। आपको एथिक्स और वैल्यूज़ वो बाउंड्रीज सिखाती हैं। जब आप अपने बच्चे को या ख़ुद उन बाउंड्रीज़ का ख्याल नहीं करते हो तो फिर ऑफ कोर्स ना तो आपका बच्चा बाउंड्रीज़ का ख्याल करता है, ना बाकी लोग जो है बिल्कुल ऐसे। तायरा, आपने बाउंड्रीज़ की बात की, हम मदर चाइल्ड रिलेशन पे फोकस आज ज़्यादा रखेंगे। ये भी तो कहा जाता है कि माँ और बच्चे में दोस्ती होनी चाहिए, तो जब हम ये वो बाउंड्री जो आप कह रही हैं, फिर ये दोस्ती में नहीं आती है क्या? माँ और बच्चे में दोस्ती बिल्कुल होनी चाहिए, मगर क्या बच्चा जो है वो माँ को तू तड़ाक करके तो नहीं बुला सकता ना। दोस्ती में भी जब आप अपनी, यानी आपकी दोस्तें जो हैं, आप उनके साथ भी किसी हद तक बदतमीज़ी कर सकते हैं या उनके साथ आप रफ लैंग्वेज अपने दोस्तों के साथ भी नहीं यूज़ करते हैं। आपको बाउंड्रीज उनके साथ भी सेट करना पड़ती हैं। मगर जब आपकी माँ दोस्त हो, माँ है और दोस्त है, दो टैग्स हैं। इन एनी केस आपको अपनी बाउंड्रीज और अपनी चीज़ें याद रखनी है। माँ अगर आपकी दोस्त बनी तो इसका ये मतलब नहीं कि उसने आपको राइट दे दिया है कि आप उसके आगे किसी भी तरह की बदतमीज़ी भी करेंगे, अब्यूज़ भी करेंगे, नॉट एट ऑल। और इसी तरह से माँ के ऊपर भी है, जब वो अपने बच्चे को ये चीज़ सिखाती है कि वो उसकी दोस्त है, वो बच्चा जो उससे कुछ भी शेयर कर सकता है, तो फिर माँ को भी एक बाउंड्री सेट करके बच्चे के साथ जो है वो चलने की ज़रूरत है। एक सिंपल सी स्ट्रेटजी ऑफ लाइफ है, वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस। हम लोगों को बताते हैं कि हमें किस तरह से ट्रीट किया जाए। बहुत सारी चीज़ें जब पेरेंट्स जब चीज़ें रोकने का टाइम होता है उस वक्त हंस के टाल देते हैं, बिल्कुल मजाक में टाल देते हैं। जब वो चीज़ें सर से गुजर जाती हैं, एक प्रॉब्लम बन के सामने आता है, तब उनको वो प्रॉब्लम लगना शुरू हो जाता है, जबकि तब तक बिगाड़ पैदा हो चुका होता है। बिल्कुल। और दूसरी एक चीज़ जो है, एक जो पर्दे डालने वाली चीज़ है जो बहुत कॉमन है, ख़ास तौर पे माँओं में ही। मैं माजरत के साथ ये बात कहूँगी कि इसमें कोई शक नहीं है कि माँ हमारा फर्स्ट इंस्टीट्यूशन जो है ऑफ लर्निंग है। हमारी ट्रेनिंग उसी ने करवानी होती है, हमारी चीज़ें उसी से मुंसलिक होती हैं। बच्चा सबसे ज़्यादा अपनी माँ के करीब होता है और अपनी माँ की चीज़ें ही बच्चा ज़्यादा सीखता है। एग्जैक्टली, इवन स्माइल तक बच्चा जो अपनी माँ की लेता है। सो इसका मतलब ये कि ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल। अब ये बॉन्ड जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उस पर माँ की जिम्मेदारी भी इंक्रीज़ कर जाती है कि उसने अपने बच्चे की तरबियत किस तरह से करनी है। वो हर चीज़, जब आप देखो, जब छोटा बच्चा, लास्ट टाइम भी शायद हमने ये बात की थी, जब छोटा बच्चा दूसरों को मारता है, चीज़ें तोड़ता है,
तो आप इग्नोर करते हैं, आप स्माइल करते हैं। जब वो आपको छोटे हुए हिट करता है आप इग्नोर कर देते हैं, ना करो बेटा वाली बात बस कर देते हैं। उस वक्त की हुई इग्नोरेंस जो है वो बाद में आपको भुगतना पड़ती है, क्योंकि बिहेवियर चेंज जो होता है, पर्सनैलिटी ट्रेनिंग जो होती है, किरदार की बिल्डिंग जो होती है, वो फर्स्ट 5 ईयर्स में ही होती अच्छा, है। नाफरमानी की हम बात कर रहे हैं बच्चों की, ये नाफरमानी अब इस कदर बढ़ चुकी है। मैं वो रेफरेंस देना चाहूँगी, अभी जो इंतहाई नाखुशगवार वाक़या जिस तरह से हमने देखा कि एक नौजवान ने अपनी माँ को मारा, ना सिर्फ मारा बल्कि गालियां भी दी, इस स्टेज तक आ जाता है ये मामला। ये नाफरमानी से शुरू होता है, ये बदकलामी से शुरू होता है, और उसके बाद नौबत यहाँ तक आ गई कि उसने अपनी माँ को इतनी बुरी तरह मारा। ये कौन सा मुआशरा इसकी इजाज़त देता है? मुझे तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन भी नज़र नहीं आती है। बिल्कुल इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाएंगे, चाहे आपका जितना बड़ा मर्जी इख्तलाफ हो, कुछ भी हो। इवन हाथ उठाना, क्या आप उसके साथ बहुत ज़्यादा जो बुरी लैंग्वेज है, अब्यूजिव लैंग्वेज है, वो भी आप यूज़ नहीं कर सकते। जब ये मनाजर मैंने सोशल मीडिया पर देखे, यकीन माने ताहिरा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि माँ का जो तकद्दुस होता है, माँ की जो रिस्पेक्ट होती है, जिस तरह से हमने अपने मुआशरे में सबको बात करते सुना है, माँ की इज्जत करते सुना है, ये मनाजर देख के सीरियसली दिल कांपता है। इस तरह के लोगों को तो मिसाल बनाना चाहिए, सजा देनी चाहिए, और ये सब चीज़ें दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि इस तरह की चीज़ों को हमने रोकना है। बिल्कुल ऐसा है। आप ठीक कह रही हैं कि ये इतना दिल दहला देने वाला एक वाक़या था। मैं खुद भी जब सोशल मीडिया पे मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये इंसान नहीं हो सकता, ये बंदा इंसान नहीं हो सकता। बिकॉज आपकी माँ में अगर 100 बुराइयां भी हैं ना, तब भी तो वो माँ है, क्योंकि उसने आपको पैदा किया, और पैदा करने की तकलीफ से लेके उसने आपको परवान चढ़ाने की जो तकलीफ है वो बहुत ज्यादा है। एक मिनट माँ अपने बच्चे की वजह से मुश्किल में रहती है। बिल्कुल, यानी माँ की जात की नफी हो जाती है जब वो अपने बच्चे को परवरिश चढ़ा रही होती है, जब उसको वो पैदा करती है। ये सोचना कि आप उसके लिए कोई बुरा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, ये तो मैं समझती हूँ कि आप किसी भी मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हो, ये उसके ख़िलाफ़ है, उसकी वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है। मगर जहाँ तक बात है कि हाथ उठा दिया है, कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ेगा, इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जो पीछे की हिस्ट्री है, अगर मे बी ये बहुत रिपीटेड इंसिडेंट्स इस तरह के जो हैं वो हो रहे हैं। आपको याद, आप कभी अगर थोड़ा सा हमारी सोसाइटी के डायनामिक्स भी देखें ना, बच्चा, लड़का ख़ास तौर पे जब अपनी बहन को मारता है ना तो हम उसको नहीं रोकते हैं। बिल्कुल ऐसे। इसी तरह से जब वो हमारी मेड की बच्ची को मारता है, हम तब भी नहीं उसको रोकते हैं। जब हम उन चीज़ों को रोकते नहीं हैं तो फिर अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं हमें बहुत गंद की सूरत में नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ताहिरा, इस मामले की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, क्या ये नफ्सियाती मसाइल भी हो सकते हैं? क्या आपके बचपन में कोई इस तरह के वाक़यात हुए? ऑब्वियसली इसकी तो कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं। आप अपनी माँ को मार रहे हैं, इस तरह से बुरी तरह से तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, और फिर ये चीज़ें उनके घर में रूटीन थी। अब ये क्या चीज़ें आपका, क्या ये मेंटली इंसान इसको डिस्टर्ब कर? मैं सबसे पहली बात ये कहूँगी कि बेटा जो होता है ना, बेटा हमेशा अपने वालिद से बहुत सारी चीज़ें लेता है, बहुत। अगर बाप घर में अपनी बीवी की इज्जत नहीं कर रहा ना, अपनी बीवी को अपने बच्चों के सामने रिस्पेक्टफुल वे से बुला नहीं रहा, उसको ट्रीट नहीं कर रहा, तो बच्चा भी अपनी माँ की इज्जत कभी नहीं करेगा। ये बाप के कंधे के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि आप, फिर भी आपके खिलाफात हैं, आपने अपने कमरे में रखने हैं। बच्चों के सामने अगर आप अपनी बीवी को डिसग्रेस कर देंगे तो आप ये यकीन रखें कि आने वाले दिनों में आपकी बीवी जो है आपके बच्चों के हाथों भी उसी तरह से डिसग्रेस होगी। क्योंकि वो सीख रहा होता है। हमेशा आप देखें कि बच्चे अपने माँ बाप जैसे होते हैं, बहुत रेयर ऐसी चीज़ें आती हैं जब वो अपने आप को चेंज करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से जब आप ये बात करें कि रिपीटेड इंसिडेंट्स हैं, बचपन में मैक्सिमम क्या वालिदैन से मार पड़ सकती है बच्चों को, ठीक है, यही हो रहा होता है, या फिर उनको डांट पड़ रही होती है। ये चीज़ें हो तो सकती हैं, मगर एक जो पर्सनैलिटी बिल्डिंग वाली चीज़ हम फिर से कहेंगे, फिर जेनेटिक्स में जैसे मैंने अब्बा जी का भी रोल बताया कि अगर वो ये चीज़ें कर रहे हैं तो आप यकीन रखें कि समटाइम्स तो ऐसा होता है कि लड़का अपनी माँ की तरफ बड़ा प्रोटेक्टिव हो जाता है जब वो अपनी अब्बू को इस तरह की कोई, और समटाइम्स ऐसा होता है कि वो खुद उस तरह का बिल्कुल यानी ताहिरा, इसको ओवरऑल हम वाइंड अप ऐसे कर सकते हैं कि ये आपके अपने ही घर का माहौल होता है। वो छोटी छोटी चीजें जिनको हम इग्नोर करते हैं, कि आपका बच्चा बचपन में किसी को मारे, आप इग्नोर कर रहे हैं। आपका बच्चा बचपन में ऊंची आवाज में बोल रहा है, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। आपका बच्चा गलत काम कर रहा है, आप उस पर पर्दे डाल रहे हैं। इन द एंड जाके आपको ये नतीजा भुगतना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर माओ से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया है जिसके रेफरेंस से हमने बात की है।
खुदारा अपने बच्चों की गलतियों को छुपाए नहीं। आपका बच्चा जब किसी से बदतमीजी कर रहा है, किसी की नाफरमानी कर रहा है, अगर आप उसको छुपाएंगे और उसको कवर करने की कोशिश करेंगे तो वो दिन आपको भी देखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जिसका हमने ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे, जिसमें सबसे पहले डिफरेंट मोबाइल रेट्स में आपको बताऊंगी। वीवो V11 मोबाइल है और इसकी प्राइस 43,999 रुपये है। HTC 10 और इसकी कीमत है 51,500 रुपये। नेक्स्ट मोबाइल Realme 6 और 39,999 इसकी प्राइस है। Lenovo S5 और इसकी कीमत है जी 34,999 रुपये। ये तो थे मोबाइल रेट्स और अब शहर की मवेशी मंडियों की सूरत हाल आपको बताएंगे, जहां पर अब हम देख रहे हैं कि जानवरों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया है, व्यापारी भी आ रहे हैं और वो जो एक भाव ताव देखते हैं कि कीमत ज़्यादा व्यापारी बताते हैं, ख़रीदार कम कीमत के लिए जानवर ख़रीदने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन हर किसी की कोशिश होती है कि जानवर अपनी पसंद का लें। तो फरहान की जानिब रुख करते हैं, ये सब चीज़ें मंडी में देखने को मिल रही होंगी। फरहान, बताइएगा कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आ रहे हैं और कीमतों की ऑब्वियसली बातचीत जो है चल रही होगी, क्या सूरत हाल देख रहे हैं हम मवेशी मंडी में? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं LDA मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। मवेशी मंडी में हर किस्म का जानवर मौजूद है जो अपनी रंगत, कद और वज़न के हिसाब से जो देखने वाले हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ताहम जो एक चीज़ देखने में आई है, इस मंडी के अंदर जो ख़रीदार है ना होने के बराबर है, व्यापारी परेशान है। उनका कहना है कि अगर गुज़िश्ता साल के हिसाब से मुआवजा किया जाए तो गुज़िश्ता साल इन दिनों के अंदर और जो व्यापारी है उनका कहना था कि अगर वो 10 जानवर लाए उसमें से 5 बिक जाते थे। ताहम इस साल जो सिचुएशन ये है कि अगर वो 10 जानवर लेकर आए तो 2 सेल हुए हैं, यानी कि जो ख़रीदार है ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से जो व्यापारी हैं वो परेशान हैं। व्यापारी का कहना है कि विंडो शॉपिंग करने वाले भी आटे में नमक के बराबर मंडी में दाखिल हो रहे हैं और इस तमाम सिचुएशन पर जो व्यापारी है उनका कहना था कि कोरोना की वजह से जो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद है उसमें कमी वाक़ई हो गई है, जबकि जो कोरोना के खौफ की वजह से भी जो ख़रीदार है वो मंडी के अंदर कम दाखिल हो रहे हैं। ताहम उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की है कि अब क्योंकि जो चांद है वो नज़र आ गया है और हफ्ता इतवार को मार्केटें बंद होगी, छुट्टी होगी, तो बहुत ज़्यादा पूरी उम्मीद है कि ठीक है जी। थैंक यू सो मच फरहान, आप हमारे साथ मौजूद थे। फिलहाल रश कम देखने में आ रहा है, ऑब्वियसली सभी लोग अपने अपने कामों पे इस वक्त होते हैं और वेट किया जा रहा है कि वीकेंड पे आया खरीदार रुख करते हैं या नहीं करते। फरहान हमें मंडी की सूरत हाल बताए थे। अगला सेगमेंट शामिल करते हैं बचत बाजार। तो सेल्स कहाँ कहाँ लगी हैं वो मैं आपको बता दूंगी। ईद की शॉपिंग भी साथ साथ लोग कर रहे हैं। तो जी सेल्स हमारे पास है जी लाइमलाइट, फ्लैट 20% ऑफ है, यहाँ पर आप जा सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांड ईगो और यहाँ पर जी अप टू 50% ऑफ है। कारफोर पर अगर आप जा रहे हैं, प्रमोशन पर क्या चीज़ें अवेलेबल हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ जी। डॉन प्लेन पराठा पैक है और रिटेल प्राइस 685 रुपये है। प्रमोशन पर 526 अवेलेबल है और इस पे 159 रुपीज़ आप बचा सकते हैं। पैम्पर्स पैंट मेगा पैक है 2390 रुपये इसकी प्राइस है और ये आपको मिलेगा प्रमोशन पर 2099 रुपये में, यानी 291 रुपीज़, इस पर आप बचा सकेंगे। ये तो थी सेल्स और प्रमोशन। ब्रेक में मुझे जाना है, ब्रेक के बाद मुलाकात होगी हमारे किचन में आज की रेसिपी के साथ। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हबीब के किचन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और आज की रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं, आप हमें सोशल मीडिया पर भी फीडबैक देते रहते हैं और ये मज़े की रेसिपी ऑब्वियसली हमारे साथ जहांगीर मौजूद होते हैं, जहांगीर बनाते हैं। जहांगीर, आज क्या बनाने वाले हैं? आज की जो हमारी रेसिपी आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन ड्रम स्टिक। बड़ी मज़े की और इजी क्विक रेसिपी है
और मौसम के हिसाब से भी हम इसको एंजॉय करेंगे। बच्चे तो बहुत शौक से खाते हैं। बहुत शौक से खाते हैं, बिल्कुल ठीक है। हम अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सबसे पहले मैंने ऑलरेडी कट करके रखा है, ये मैं अपने नाज़रीन को बताना बड़ा ज़रूरी समझूंगा। ये विंग्स है मेरे पास, इसको अच्छे तरीके से आपने बोनलेस करना है। आपने बोन्स रिमूव कर ली और बाकी नीचे वाला पार्ट, यही स्टिक बनेगी जो ड्रम के साथ हम मैनेज करेंगे। ये स्टिक्स हम इसमें ऐड करेंगे। घर में पॉसिबल है, आप घर में कर जी सकते हैं? इजीली आप नाइफ के साथ कर सकते हैं, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट। उसके बाद हम लेंगे चॉप अनियन। चॉप अनियन इसमें जाएगा 1 से 1.5 टेबल स्पून। जिंजर है चॉप 5 ग्राम 1 टीस्पून। तकरीबन 3 ग्राम गार्लिक चॉप, और ग्रीन चिली इसमें जाएगी 10 ग्राम 2 टीस्पून के करीब। उसके अलावा मेरे पास इधर जो सीजनिंग है वो पड़ा हुआ है क्रश चिली, ये जाएगा 1 टेबल स्पून। उसके बाद मेरे पास थोड़ा सा ब्लैक पेपर एंड चाट मसाला, वो जाएगा 3 ग्राम के करीब। उसके बाद हम डालेंगे चिकन पाउडर और सॉल्ट एज पर टेस्ट इसमें हम ऐड कर देंगे। उसके बाद हम यूज़ करेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर इसमें जाएगा तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, और इसी तरह इसमें हम ऐड करेंगे मैदा, वो भी जाएगा तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। और इसके बाद हमारे पास है एग को बीट करके आप इसकी थिकनेस को बैलेंस करेंगे ताकि आप इसको ड्रम की शेप देने में ये हेल्प करेगा। ये हम एक अंडा जो है अपने मिक्सचर में ऐड करेंगे, देन हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जी तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये सब चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। दूसरी तरफ मैं आपको बताती चलूँ, हबीब कुकिंग ऑयल जो है इस वक्त ऑब्वियसली हम देखते हैं फ्राइंग के लिए सबसे बेस्ट कौन सी चीज़ है जिस पर आपका जो सेहत का ख्याल भी रखा जाए, तो हबीब की तरफ से कहा जाता है कि दिल का मामला है। और अगर आप अपनी रेसिपी अच्छी बनाना चाहते हैं, अच्छी रेसिपी क्या है, मज़े की रेसिपी क्या है, वो जहांगीर बताते हैं, और वो आपकी सेहत के लिए किस तरह से अच्छी बन जाएगी अगर आप हबीब कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें। कोई भी चीज़ जब आप रेसिपी के बारे में बात करते हैं, खाने की बात करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है इंग्रेडिएंट्स। बिल्कुल आपने तो अगर आप क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे तो और ये जाहिर सी बात है क्वालिटी अच्छी बनेगी। अच्छा, ये अब मैं इसमें थोड़े से सेसमी ऐड कर रहा हूँ, इट्स ऑप्शनल, अगर आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, अप टू योर टेस्ट। जी, इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। अब आएगा नेक्स्ट स्टेप हमारा शेप का। ऑयल मेरा ऑलमोस्ट गर्म है, इसका थोड़ा सा टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे। ये मैंने पानी रखा है, अच्छे तरीके से हाथों को थोड़ा वेट करेंगे। ठीक है। ये बोन्स जो भी मैंने बताया था, साथ में थोड़ा सा हम लेंगे मिंस, और इसको हम अच्छा, ये भी एक ट्रिक होती है प्रॉपर, सम टाइम आप हाथ अपने बहुत ज्यादा गीले कर लेते हैं। वो ज्यादा गीले करने से फिर ये इतना सॉफ्ट मिंस हो जाएगा, ये आपसे शेप ही नहीं बनेगी। बिल्कुल। ये जी अब जाएगा ऑयल के अंदर, ठीक है। इसी तरह फिर हम दूसरा अच्छा, इसको हम अक्सर ये भी तो कहते हैं थोड़ी देर के लिए अगर बना के रख जाएंगे तो वो रखने से बेहतर ये है कि आप इसको हाफ डन कर लें। ठीक है, हाफ डन करके रखें, और उसके बाद जब आपके मेहमान आए उसी वक्त आप इसको फाइनल कर। ठीक हो गया। इस तरह करके हम लोग ये सारी जो स्टिक्स हैं इसके साथ हम यूज कर सकते हैं मिंस के साथ। इन स्टिक्स को, ये वही विंग्स हैं जिसको मैं कल हम बात कर रहे थे, कल हमने विंग्स बनाए थे, बिल्कुल ऐसे ही। अब उन्हीं विंग्स को मैंने बोनलेस करके मैंने ड्रम स्टिक बना ली। ठीक हो गया। अगर आपके घर में विंग्स पड़े हैं तो आप उससे और भी काफ़ी चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑप्शंस आपके पास बहुत हैं, बस आपको इन चीज़ों को जो है वो मैनेज करना है डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट रेसिपीज़ के अंदर। ले जी, ये हमारी एक और ड्रम स्टिक रेडी होगी। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि अब अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो ये खुल भी जाएंगी? जो मैंने जो चीज़ें मैडम हमने ऐड की हैं, जैसे मैदा है, कॉर्नफ्लोर है और अंडा है, वो इसको ग्रिप करने में, जी ये बाइंडिंग है, ठीक है, ये इसको खुलने नहीं देंगे। ठीक है। और बाकी वैसे भी चिकन के अंदर अपना भी कार्बोहाइड्रेट मॉइस्चर जो होता है, बिल्कुल, उसको जब हम ऑयल में इस तरह छोड़ दें, ये बबलिंग उसी चीज़ की हो रही है ना। ठीक हो गया। ले जी, ये भी हमारी ड्रम स्टिक रेडी हो गई। एक पीस रह गया, वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये रेसिपी जो है, हम इसकी अगर यील्ड निकालेंगे, पोर्शन साइज की बात करेंगे तो ये 2 से 3 लोगों के लिए इनफ है। ओके जी, ठीक है। लें जी, ये भी हमारी ड्रम स्टिक रेडी हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप है इसकी फ्राइंग का। फ्राइंग का टेम्परेचर मैं अपने नाजरीन को बताता जाऊँ। टेम्परेचर इसका मेंटेन रखने के लिए 160 टू 180 टेम्परेचर होना चाहिए। ये आपका लेगा 5 से 6 मिनट। ठीक हो गया। ठीक है। अब 3 मिनट के बाद हम इसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकाल के हम इसको चेक करेंगे इसकी कुकिंग को। ठीक है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि अंदर तक
ये प्रॉपर्ली कुक हो सके। उसके बाद हम कलर हम जो है वो चेक करेंगे कि क्या है। ठीक हो गया। दूसरा हम बात कर रही थी आप क्वालिटी की। ज़ाहिर बात है खाना एक ऐसी चीज़, अगर आप कोई चीज़ बाय करने जाते हो, मैं एग्जांपल दूंगा कपड़ों की, तो ज़ाहिर बात आप उसका स्टफ चेक करते हैं, पहन के चेक करते हैं। खाने में तो ऐसा नहीं ना होता। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं और उसको बोले जी मुझे पहले खिलाओ, अच्छा लगेगा तो फिर मैं ऑर्डर करूंगी, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए खाना बनाना, जैसे हमें मदर का खाना, घर का खाना क्यों अच्छा लगता है कि वो खलूस नीयत से बनता है। ऐसे ही है। एज अ शेफ, एज अ कुक, हमें इन चीज़ों को ज़हन में रखना पड़ता है कि हमने जो अपने कस्टमर के लिए खाना प्रिपेयर करना है वो विद परफेक्शन हो, दिल से बने। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है वाकई। जो आप काम दिल से करते हैं, अच्छी नीयत के साथ करते हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो काम अच्छा ना हो और किसी को पसंद ना आए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जहांगीर, मैं देख रही हूँ कि जैसे हम जब कोई चीज़ अक्सर फ्राई करते हैं, आपने डाला, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, साथ साथ हम उसको मिक्स भी करने लग जाते हैं, तो वो जब आप इसको छोड़ते, जैसे मैंने अभी बताया, एग है इसमें, मैदा है, कॉर्नफ्लोर है, उसने अपनी कोटिंग स्टार्ट कर दी। अगर कैमरा दिखा रहा है, ये देख सकती है, ये अभी हाथ को चिपकेगा नहीं। सही, ये देखें, उसने जो ऑयल ने काम करना था अपना, हबीब ऑयल ने, उसने उसको लॉक कर दिया। ठीक है। अब टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता अंदर जाएगा और जॉइंट तक, जहाँ पे हमारे विंग का जॉइंट है, वहां तक टेम्परेचर का पहुंचना बहुत जरूरी है। ठीक हो गया। अदरवाइज ये फिर हमें ऐसा लगेगा कि अंदर से कच्चे हैं। कलर बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त कलर आ चुका है। इसको हम थोड़ी देर रेस्ट देंगे, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है। और इसको नाज़रीन अगर देख रहे हैं तो इसको हल्का सा हम यूं प्रेस करेंगे। सही। वो प्रेस करने का मकसद ये है, वो जो कोटिंग लॉक हो गई थी वो ओपन हो गई है और टेम्परेचर अब अंदर तक चला जाएगा। हम इसको दोबारा ऑयल में छोड़ देंगे। ये वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि जब हम घर में ये बनाते हैं तो हम ये चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं। ये वो ट्रिक्स होती हैं कि आप अपने खाने को, अपनी रेसिपी को किस तरह से मज़ेदार बना सकते हैं, और वो जो सम टाइम आप बना लेते हैं, फाइनल हो जाता है और फिर आपको पता चलता है ओहो अंदर तक तो घरों में यही होता है। जो मोस्टली खवातीन है वो बनाती हैं, वो इसको कुक करने के चक्कर में इसका कलर खराब हो जाता है। और ये जो ट्रिक जहांगीर ने बताई है, इससे कलर भी इसका अच्छा रहेगा और अंदर तक कुक भी हो जाएगा। ले जी, ये हमारी ऑलमोस्ट कुक होने के लिए। दिस इज समथिंग न्यू फॉर मी, क्योंकि मैंने कभी अपने घर में ये प्रैक्टिस नहीं देखी कि अगर आपने परफेक्टली कुक करना है किसी चीज को तो ये जबरदस्त ट्रिक है जी। ओके जी, अब हम चलेंगे प्लेट की तरफ जब तक कि ये कुक हो रहा है। ठीक है। प्लेट को अच्छे तरीके से हम करेंगे साफ। मैंने केचप, ज़ाहिर बात है हर कोई पसंद करता है, हम केचप को इसको यूज करेंगे। इसके साथ एक सूश लगाएंगे, साथ में अनियन रिंग्स लेंगे। अनियन रिंग्स इसीलिए मैंने आपको पहले भी बताया, फ्राइड आइटम को डायरेक्टली रखेंगे तो वो सोगी हो जाती है, बट हमने इसका क्रिस्प मेंटेन रखना है। ये बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है कि हम सम टाइम चीज़ें बनाते हैं वो बहुत क्रिस्पी होती है, लेकिन उसकी सर्विंग हम इस तरह से नहीं करते हैं तो उसका क्रिस्प जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। जी जी, हमारी जो मैं ज़रा जगह क्लियर कर लूँ ताकि हम अपनी प्लेटिंग को अच्छे तरीके से डिस्प्ले कर सकें। जी, तो प्लेटिंग की तरफ हम जा रहे हैं। ये चीज़ें भी साथ साथ बहुत मैटर करती हैं। मुझे जहांगीर की ज़बरदस्त चीज़ ये लगती है कि जैसे जैसे चीज़ें बनाई जाती हैं वैसे वैसे अपने किचन को भी साफ़ कर रहे जाते हैं। ये चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहांगीर, हमारे पास ऑलमोस्ट टाइम जो है वो 1 मिनट रह गया और आपने एक में वक्त कम, मुकाबला सख्त होता है, वो हमें करके दिखाना है। नहीं, असल में मैम मेरा एक्सपीरियंस कॉम्पिटिशन्स का भी है। सही। हम कॉम्पिटिशन्स जब खेलते तो हमें इसी तरह ही टाइम मिलता है, वक्त कम और मुकाबला सख्त वाला। अब हम इसको करेंगे अरेंज अपनी ड्रम स्टिक्स को। ये रही हमारी ड्रम स्टिक्स। फाइनल करेंगे मिंट लीव से। ये थोड़े से कोरिएंडर लीव्स भी मेरे पास पड़े हैं, हम खुशबू कलर बहुत मज़े का लग रहा है और ज़रूर आप ये ट्राई भी करें, हमें बताएं कि कैसी रेसिपी आपको लगी है। थोड़े से हम सेसमी प्लेट की। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको अल्टरनेट किसी सॉस के साथ यूज करना चाह रहे हैं तो वो भी जल्दी से हमारे नाज़रीन को बता दें। नाज़रीन को बता दूं, अब केचप के साथ खा सकते हैं, स्वीट चिली सॉस बना के खुद बना के बाय भी कर सकते हैं और चिली गार्लिक सॉस के साथ भी खा सकते हैं।
आजकल सिराचा मायो डिप बड़ी फेमस हुई है, आप उसके साथ एलापिनो डिप के साथ भी खा सकते हैं। सही, तो हमारी रेसिपी फाइनल हो चुकी है, बहुत ही मजे की रेसिपी है और सर्विंग इसकी हम किसके साथ कर सकते हैं वो भी जहांगीर ने आपको बता दिया। जरूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और अगर कोई आपकी फरमाइशी रेसिपी है तो जहांगीर हम वो भी कोशिश करेंगे कि हम बना लें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। रेसिपी जरूर ट्राई करनी है आपने और हमें फीडबैक देना है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।